हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैंने होमवर्क में आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे 37, 38, 39 पक्का करके आ गए होंगे आप लोग। बहुत बढ़िया। आज की क्लास में हम लोग के पास देखो दो क्वेश्चन बचे हैं, एक तो 41 और एक 42। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन करेंगे और एक स्टोर लेजर के कंसेप्ट में स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस मेरे को आपको करवाने। बहुत सिंपल है, क्लास बहुत सिंपल है आज की। 41, 42 बहुत आसान क्वेश्चन है और उसके बाद में हम लोगों को रिवीजन करना है। और मैंने आपको कहा था कुछ सरप्राइज है कि सर पिछली क्लास से आप सरप्राइज सरप्राइज बोले जा रहे हो, क्या सरप्राइज देने वाले हो, दे दबा के छुट्टी करो। मिल जाएगा ना, आज की क्लास के एंड तक मिल जाएगा। तो जल्दी से छोटू छोटू जो क्वेश्चन है वो निपटाते हैं। फीफो लीफो वेटेड एवरेज 3 मेथड है, स्टोर लेजर बनानी है। और पहला जो हमने 40 किया था उसमें तीनों मेथड देखे थे। 41 के अंदर हम नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे देखेंगे और 42 के अंदर कुछ और चीजें देखेंगे। बस दो क्वेश्चन बचे हैं छोटे छोटे, उसके बाद में फिर रिवीजन देखेंगे कैसे करना है। तो सरप्राइज है आज के लिए आप लोगों के लिए और दी एंड में तक खुलेगा सरप्राइज क्या है। जल्दी से पहले 41 और 42 हम लोग निपटाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41। Embryos India Limited is recently incorporated startup company back in the year 2019। तो कोई स्टार्टअप चालू हुआ 19 में। It is engaged in creating embedded product and Internet of Things solution for the industrial market. It is focused on the innovation, design, research and development of the product and services. One of its embedded product is Logmax, a system on module carrier board for industrial use. It is a small, flexible and embedded computer designed as per industry specification। तो इन्होंने इंडस्ट्री के हिसाब से एक चीज कंप्यूटर वगैरह कुछ सॉल्यूशन वगैरह वो सब डिजाइन किया है। मैं आपको बता दूं ये सब इररेलेवेंट है हमारे लिए जो भी पढ़ रहे हैं। In the beginning of the month of September 2021, company entered into a job agreement of providing 4800 log max to NIT मंडी। NIT मंडी मंडी पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर आपका IT कॉलेज है, तो वहां पर इनको ये सप्लाई करने हैं 4800 log max। मैं आपको बता दूं सब इररेलेवेंट है। Following details with respect to issue, receipt, return of stores department handling microcontroller, a component used in the designed assembling process have been extracted for the month of September 2021। मैं आपको बता दूं ये इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं है, सारी की सारी बेकार है। स्टोर लेजर बनानी है, हमें डेटा से मतलब है, लेकिन एग्जामिनर आपको इस तरीके से कहानी बताएंगे तो आपको कहानी को ध्यान से पढ़ना है। इस पूरी कहानी में ना कहीं पे लिखा हो सकता है कि हम फीफो मेथड लगाएंगे, लीफो लगाएंगे, वेटेड एवरेज पॉइंट्स होते हैं। तो आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा आराम से उसको देखना, उसके अंदर कहीं फीफो लीफो या एवरेज तो नहीं लिखा हुआ। मेन चीज ये मिल सकती है इसमें, ठीक है। तो जी सितंबर मंथ के लिए कहानी बताई जा रही है। 1 सितंबर में ओपनिंग स्टॉक है 6000 यूनिट का, 285 पर यूनिट से वैल्यूड है। 8 सितंबर को इशू हुआ है 4875 यूनिट्स। फिर 9 सितंबर को रिसीव हुई है 17500 यूनिट। फिर इशू, फिर रिसीड, ये सब चल रहा है अपना, ठीक है। On 25th September, the stock manager of the company expressed his need to leave for his hometown due to certain contingency and immediately left the job same day। तो 25 सितंबर को जो स्टॉक मैनेजर था उसने कहा कि भाई बहुत इमरजेंसी है और उसी टाइम जॉब छोड़ दी सेम डे 25 सितंबर को। लेटर ही ऑल्सो स्विच हिज फोन ऑफ, उसके बाद फोन भी स्विच ऑफ हो गया। तो मिस्टर एक्स मान लीजिए जॉब पर थे स्टोर मैनेजर, तो स्टोर मैनेजर एकदम से आते हैं, बहुत अर्जेंट काम है मेरे को घर पे, मैं घर पे जा रहा हूँ और मेरे को आज से छुट्टी चाहिए। सामने वाले बोले कि भाई ऐसे कैसे कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, रेजिग्नेशन दे दिया। फिर उनको फोन मिलाया, ट्रेन ट्रेन, तो वहां से आवाज आ रही है कि ये नंबर स्विच ऑफ है। अरे भाई ये चल क्या रहा है, स्टॉक मैनेजर ये बड़ा ही लीनियंट मैनेजर है, बीच में नौकरी छोड़ दी और ऊपर से फोन भी स्विच ऑफ कर दिया, बड़ा बदतमीज है। कोई बात नहीं, हम नया मैनेजर रख लेंगे, हमें कौन सा दिक्कत है, हम इंडिया में रहते हैं जहां पर एम्प्लॉइज की कोई दिक्कत नहीं है। एज द कंपनी हैज द टेंडेंसी ऑफ स्टॉक टेकिंग एवरी एंड ऑफ द मंथ टू चेक एंड रिपोर्ट फॉर द लॉस ड्यू टू रस्टिंग ऑफ द कंपोनेंट। तो कंपनी क्या करती है, हर मंथ के एंड में स्टॉक टेकिंग करती है, यानी फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाते हैं और वहां पर चेक करते हैं रस्ट की वजह से हमारा कुछ मटेरियल लॉस्ट हो जाता है। तो ठीक है, चेक करने गए। द न्यू स्टॉक मैनेजर on 30th September 2021 found that 900 units of microcontroller were missing, which was apparently misappropriated by the former stock manager. He further reported loss of 300 units due to rusting of the component। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको लॉस मिलेगा। तो 900 यूनिट्स का तो हमें यह पता चला है कि जो हमारा पहले वाला
स्टॉक मैनेजर था, उसने मिस एप्रोप्रिएशन किया है, यानी या तो उसने चोरी की है, बेच दिया, कुछ करा, गड़बड़ी करके गया, इसीलिए तो भाग के गया था। अब उसका फोन मिला रहे हैं तो वो भी स्विच ऑफ है। तो बताइए, पुराना मैनेजर कुछ चोरी करके या मिस एप्रोप्रिएशन करके चला गया है, तो एक ऐसा लॉस होगा। ये लॉस बच्चों आएगा एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। ही फर्दर रिपोर्टेड लॉस ऑफ 300 यूनिट्स ड्यू टू रस्टिंग। अब रस्टिंग से जो लॉस हो रहा है वो तो हर बार होता है, इसीलिए हम हर बार चेक भी करते हैं कि भाई कुछ लॉस हमारा रस्टिंग की वजह से हो जाता है, तो ये नॉर्मल है कि रस्ट आ गया तो खराब हो गई चीज, ठीक है जी। तो इस लॉस को हम क्या मानेंगे, नॉर्मल लॉस। जंग वगैरह लग गई चीज पर, खराब हो गए कंपोनेंट्स, ठीक है, लगती है नॉर्मल बात है। फ्रॉम द above information you are required to prepare stock ledger account using weighted average method of valuing the issues। तो weighted average method से हमें बनाना है। तो देखो ये जो लॉस हमने पकड़े हैं, ये हमने पकड़े हैं 30 सितंबर पर, तो इनकी एंट्री तो 30 सितंबर पर होगी। तो 30 सितंबर देखेंगे लॉस का क्या करना है। एक तो अब स्टोर लेजर में हम लॉस सीख जाएंगे, इसके अलावा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंट्री टोटल है। पहले हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक, इसे दिखाते हैं, एक एक एंट्री पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। स्टॉक लेजर एक ही मेथड से बनानी है आपको सिर्फ। ये हमारे पास आ गया BQ 41, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान। इसमें आप नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट सीख जाएंगे स्टोर लेजर में कैसे होता है। वैसे आपको आता है, जब आप देखोगे तो कहोगे अरे सर ये तो हमें आता था। कोई बात नहीं, एक बार देख लेंगे तो एग्जाम में करने के लिए आसानी हो जाती है। वेटेड एवरेज मेथड सबसे आसान मेथड है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि पहले ये यूनिट जाएंगी फिर वो यूनिट जाएंगी, कोई दिमाग नहीं लगाना। ओके जी, ये हमारे पास आ गया बैलेंस, ये हमारे पास आ गया इशू, और ये हमारे पास आ गया रिसीट, और ये आ गई हमारे पास डेट। ला 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 ला। ला 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 ला। आज तो बहुत खुश होगे तुम क्योंकि चैप्टर होने वाला है खत्म। बहुत बढ़िया, एक बहुत बड़ा चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं आज, ये बता दूं मैं। बेसिक तो है ही, कॉस्टिंग का चैप्टर बड़ा भी है, आप देखेंगे नंबर ऑफ लेक्चर से आपको आइडिया लगेगा कि हाँ लेंथी चैप्टर है। अच्छा, पूरे अगर आपने चैप्टर में देखा हो, एक एक क्वेश्चन हम लोग पकड़ के कर रहे हैं, एक एक कंसेप्ट पकड़ के कर रहे हैं, इसी तरीके से पूरी कॉस्टिंग हम लेके चलेंगे। हमें कॉस्टिंग के अंदर किसी भी हालत में 80 से नीचे नंबर नहीं चाहिए, और उसका सिंपल सा तरीका है। आप मुझे बताओ, जिस तरीके से चैप्टर चल रहा है, आपने 1 से 2 बार इसको और कर लिया रिवीजन में, तो उसके बाद आप मुझे बताओ मटेरियल चैप्टर से कैसे भी करके कोई क्वेश्चन बन जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपसे ना बने? बनेगा ही बनेगा। सिर्फ 1-2 बार का रिवीजन और गेम ओवर। उसका भी हमारे पास पूरा तरीका है। आज आप लोगों को, क्योंकि लास्ट वो है, पूरा रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट किस तरीके से देना है, बहुत सारी चीजें आज यहाँ पर डिस्कस होने वाली हैं। बस ये और इससे अगला क्वेश्चन, फिर उसी चीज का हम डिस्कशन करेंगे जी। सबसे पहले हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आ गया 1 सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9th, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक में 6000 यूनिट्स हैं, और हमारे पास 285 पर यूनिट प्राइस है। 6000 इंटू 285, ये आ गया 17,10,000, 17,10,000, ठीक है। ओके, ये आप लोग इतना मेंशन करिए, फिर एक एक एंट्री करेंगे आराम से, क्योंकि एंट्री बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड सी है। इसको मैं यहाँ पर साथ के साथ बंद करता चले जाता हूँ, जिससे स्टॉक ऊपर नीचे मिसमैच ना हो। अच्छा, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको बंद नहीं करते, सीधे 1 बाई 1 करते रहते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरीके से परफेक्ट है वो, 1% ही उसमें दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। अब हमारे पास जी देखते हैं क्या चीज बता रहे हैं। 8 सितंबर को देखिए, issued 4875 units to mechanical division via material requisition number MECH 009/20। बेसिकली मटेरियल रिक्विजिशन नंबर क्या होता है? मटेरियल रिक्विजिशन, जो डिपार्टमेंट होता है हमारे पास, जो भी हमारे पास कोई डिपार्टमेंट वगैरह होगा जिसे मटेरियल की जरूरत है,
जैसे मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना फैक्ट्री, उसके अंदर 5 डिपार्टमेंट हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पूरी फैक्ट्री, उसके अंदर छोटे छोटे अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, कोई असेंबली का काम कर रहा है, कोई पॉलिशिंग का काम कर रहा है, ऐसे। तो किसी एक डिपार्टमेंट ने हमारे को एक लेटर पे लिख के भेजा कि हमारे को इतना इतना मटेरियल चाहिए, तो इसे कहते हैं मटेरियल रिक्विजिशन। आप इसको मटेरियल की रिक्वेस्ट मान सकते हो, रिक्वेस्ट फॉर मटेरियल। तो मटेरियल रिक्विजिशन एक इशू किया जाता है स्टोर को, तब स्टोर आपको मटेरियल देता है, ठीक है। तो 4875 यूनिट्स हमने इशू की हैं, आ जाइए 4875 यूनिट्स, और डेट है 8 सितंबर। इशू में आ गया 4875 यूनिट, प्राइस क्या रहेगा, एक ही प्राइस है 285, ये इशू हो गया यहां पर। और 4875 इंटू 285, 13,89,375 का मटेरियल इशू हो गया। बचा कितना, हमारे पास बचा 1125 यूनिट्स, प्राइस वही 285, कोई चेंज नहीं, 1125 मल्टीप्लाई बाई 285, ये हो गया 320625। ये हमारे पास अब स्टॉक बचा 8 सितंबर पर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान। ये क्वेश्चन कितने नंबर में आएगा, देखो इस क्वेश्चन की जो वर्थ है ना वो 5 मार्क्स की है, क्योंकि एक ही स्टोर लेजर में सिर्फ टोटल 8 एंट्रीज हैं, 2 तो हो गई, 6 एंट्रीज हो रहे हैं, तो 5 मार्क्स का आप मान के चलो। अगर एग्जामिनर बहुत खुश हुआ तो 10 में भी दे सकता है, वैसे 5 मार्क्स की वेटेज आप इसकी मान के चलो, इससे ऊपर का इसका नहीं है दम क्वेश्चन में। पॉइंट नंबर 9, received 17,500 यूनिट एट 276 पर यूनिट वाइड अ परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्या होता है कि हमने जो भी सप्लायर होता है उसको हम एक लेटर पे लिख के देते हैं, परचेज डिपार्टमेंट लिख के देता है ये कि भाई इतनी इतनी यूनिट्स फाइनल हो गई हैं, इसे आप भेज दो, तो इसे परचेज ऑर्डर बोलते हैं। तो उसके अगेंस्ट में, जैसे परचेज ऑर्डर मान लो आपने दिया ये मिला है आपको 9 को, तो परचेज ऑर्डर मान लो 3 या 4 तारीख को दिया, तो 3 या 4 तारीख को परचेज ऑर्डर गया, और उस गुड्स को रिसीव होने में आपको कुछ दिन लग जाएंगे। तो जितने दिन में गुड्स रिसीव होगा 9 तारीख पर आपके पास सामान आ गया, ये होता है लीड टाइम। इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर, जनरली बता रहा हूँ। जैसे 2 सितंबर को हमने परचेज ऑर्डर दिया, अब सप्लायर ने वहां से सामान निकाल दिया, 9 में हमें रिसीव हो गया, तो स्टोर के अंदर 9 को आ गया। ऑर्डर कब दिया है वो मैटर नहीं करेगा, ऑर्डर देंगे आरओएल पर, मटेरियल जब रिसीव होगा एंट्री तभी होगी। तो 17,500 यूनिट्स हमारे पास आ गई, रिसीट साइड में आ जाएगा हमारे पास। डेट हो गई आपकी 9 सितंबर, कितना सामान आ गया 17,500 यूनिट्स, प्राइस है 276, 17,500 276 के रेट से 48,30,000 का सामान आ गया। अब 1 मिनट के लिए रुक जाना आप। अब बैलेंस में कैसे दिखाओगे, बैलेंस में आप लोग क्या करोगे, ये वाला सामान प्लस ये वाला सामान दोनों को ऐड कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपके पास 320625। ये आपके पास आ गया कि हमारे पास सामान अब हो गया 51,50,625 का, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद में, इसके बाद में आप लोग उठाओगे इन यूनिट्स को और इन यूनिट्स को और ऐड कर दो, टोटल यूनिट्स आ जाएंगी आपके पास 17,500 एंड 1125, ये आपके पास हो गई 18,625 यूनिट्स, ठीक है। अब रेट निकालना है, रेट निकालने का क्या तरीका है, 51,50,625 का सामान है टोटल, और टोटल यूनिट है 18,625 की, इसे डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 51,50,625 डिवाइडेड बाई 18,625, और आपके पास प्राइस आ गया 276.54, 276.54। इसके आगे भी आ रहा है 36 ऐसे ऐसे, तो वो आप राउंड ऑफ करके खत्म कर सकते हो इसको कि भाई 54 पे हमारा खत्म हो गया। ये हमारी तीसरी एंट्री होगी, इसको नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे चल रहा है। वेटेड एवरेज बहुत ही आसान है, उसके अंदर हमें करना क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स, और आपके पास काम हो जाएगा। इसके बाद में अगली एंट्री है 10th ऑफ सितंबर में, आ जाइए 10th ऑफ सितंबर पर इशूड 12,000 यूनिट्स टू टेक्निकल डिवीजन। तो अब हमने 12,000 यूनिट्स और इशू कर दी हैं, आ जाइए वापस। डेट है 10th सितंबर, 10th सितंबर,
कितनी यूनिट इशू कर रहे हैं हम लोग? 12,000 यूनिट्स। प्राइस 276.54। अब देखिए जरा एक बार, यहां पर आप इसके सॉल्यूशन में देखेंगे तो प्राइस 276.54, फिर यहां पर इशू हो गया, फिर प्राइस 55 आ गया। वो कैसे आ रहा है वो चीज देखनी है कि प्राइस सर बदल कैसे रहा है। जब डेसिमल्स में होता है तो प्राइस में चेंज आ सकता है, अभी बताऊंगा आपको किस तरीके से। 12,000 मल्टीप्लाई बाई 276.54, ये इशू हो गया 33,18,480 का। ठीक है, अब क्या करेंगे आराम से समझना, इसमें से ये वाली क्वांटिटी, ये वैल्यू माइनस कर दो, 5150,625, तो हमारे पास सामान बच गया 18,32,145 का। अब यूनिट्स, इन वाली यूनिट में से ये वाली यूनिट माइनस कर दो, 18,625 माइनस 12,000, हमारे पास यूनिट्स आ गई 6,625। अब प्राइस कैसे निकालना है? हर बार निकालना होगा वेटेड एवरेज में। रीजन जब डेसिमल्स में है ना, तो हमारे पास था 276.5436, तो हमने 36 को तो इग्नोर किया है, तो एक आध पैसे प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, तो हमेशा चेक जरूर करिए। तो 18,32,145 डिवाइडेड बाई 6,625, अब देखिए क्या आ रहा है, अब आ रहा है 276.55। ये सर एक पैसे का फर्क कैसे पड़ गया? वो जो 5436 था उसकी वजह से। तो वेटेड एवरेज में हर बार आप चेक जरूर करिए कि वैल्यू कितनी है और आपके पास यूनिट्स कितनी है और रेट कितना निकलेगा चेंज करके, हर बार देखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10th का काम हो गया। अब सर अगली डेट आ जाइए, एक एक डेट पकड़ के चलेंगे आराम से। अगली डेट है 12th ऑफ सितंबर, इंपॉर्टेंट है ये। इस क्वेश्चन में एक तो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस सीख रहे हैं हम। मैंने आपको कंसेप्ट में कहा है ना स्पेशल केसेज हैं 2-3, वो सारे केस यही है कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का क्या होगा, मटेरियल अगर रिटर्न हो रहा है तो क्या होगा। अब जरा देखिए, कह रहे हैं मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, स्टोर को कैसे वापस आ सकता है सर? देखो होता क्या है, ये आपके पास स्टोर, इससे फैक्ट्री में गया किसी डिपार्टमेंट के पास, उस डिपार्टमेंट ने मटेरियल वापस कर दिया कि हमारे काम का नहीं है। क्लियर है? तो रिटर्न टू स्टोर यानी स्टोर के पास वापस आया, ये परचेज करा हुआ नहीं है। दूसरा केस क्या है? सप्लायर। अब ये देखिए सप्लायर के साथ में क्या रिलेशनशिप रहती है हमारी, सप्लायर से हम परचेज करते हैं तो स्टोर लेजर में रिसीट में आ जाएगा कि भाई रिसीव हो गया। अच्छा, उसके बाद हम फैक्ट्री को इशू करते हैं तो इशू साइड में आ जाएगा। इसके बाद में फैक्ट्री कई बार हमें रिटर्न कर सकती है, रिटर्न टू स्टोर, तो रिटर्न हुआ है तो स्टोर में सामान बढ़ गया, तो स्टोर के अंदर सामान आया है तो ये फिर से रिसीट साइड पे आएगा कि सामान हमारे पास आ गया क्योंकि स्टोर में क्वांटिटी बढ़ गई। अच्छा, अगर हम रिटर्न करें सप्लायर को तो क्या होगा? अगर हम सप्लायर को रिटर्न करेंगे तो वो इशू साइड में आएगा क्योंकि हमारा मटेरियल कम हो गया। यानी स्टोर लेजर बड़े सिंपल पैटर्न पे काम करती है कि स्टोर में सामान बढ़ रहा है तो रिसीट साइड और कम हो रहा है तो इशू साइड। अब हमारे पास यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर स्टोर में वापस आ रहा है, रिटर्न टू स्टोर, तो स्टोर में वापस आ रहा है तो स्टोर की नंबर ऑफ यूनिट्स और वैल्यू बढ़ जाएगी। कितनी यूनिट आ रही है देखते हैं, 2375 यूनिट्स आ रही हैं। इसके आगे प्राइस नहीं देगा कि किस प्राइस से हमारे पास आई हैं। इसके अंदर क्या केस रहता है, आपको चेक करना होगा कि रिटर्न किस डिपार्टमेंट से आया है, कौन सी वाली यूनिट आई है, क्या क्वेश्चन ने बताया या नहीं। तो देखिए 2375 यूनिट्स आई हैं टेक्निकल डिवीजन से अगेंस्ट मटेरियल रिक्विजिशन नंबर टेक 1220। अब जरा देखिए कि टेक 1220 कौन सा रिकॉग्निशन था, तो टेक 1220 यहां पर था मटेरियल रिक्विजिशन। इसका मतलब हमने जो अभी अभी इशू करी थी डिपार्टमेंट को, टेक्निकल वाले को, उसी ने हमें वापस की है। हमेशा ध्यान रखिए जिस रेट से इशू होगा उसी रेट से वापस आएगा। जैसे कि मैंने आपको एक चीज दी 20 रुपए में, ठीक है, मैंने आपको एक चीज दे दी 20 रुपए में, ओके, फिर इस चीज का प्राइस 18 हो जाए या 25 हो जाए, यानी आज की डेट में 18 की है या 25 की है, आप मुझे अगर यही चीज वापस करोगे तो कितने पे करोगे? मैंने आपको 20 में दी थी तो रिटर्न भी 20 में होगा। तो अगर मैंने किसी डिपार्टमेंट को एक चीज 20 में दी है तो रिटर्न भी मेरे पास 20 में आएगा। आज की डेट का प्राइस 18 हो या 25 मैटर नहीं करता। जैसे मान लो मैंने 1 सितंबर पर आपको इशू किया 20 में,
उसके बाद में 10th ऑफ सितंबर पर रेट चल रहा है 18 रुपीज का, वेटेड एवरेज से 18 हो गया। अब आप उस दिन मेरे को रिटर्न कर रहे हो तो रिटर्न 20 रुपए पे ही आएगा क्योंकि इशू 20 पे था। तो जिस रेट से इशू किया जाता है उसी रेट से रिटर्न होती है। ऐसे ही मान लीजिए मैंने एक सामान परचेज किया 100 यूनिट 285 के रेट से, और ये किया मैंने 1 सितंबर को, आज 10 सितंबर चल रही है, बीच में कुछ ट्रांजेक्शन है, अब प्राइस हो चुका है 275, वेटेड एवरेज से 275 हो गया। अब इस 100 यूनिट में से मैं कुछ यूनिट आपको वापस दे रहा हूं, जैसे मान लो 50 यूनिट्स, तो अगर मैं आपको 50 यूनिट वापस दूंगा तो परचेज किस रेट पे किया था आपसे, आपने जो मुझे बिल बना के दिया था, सप्लायर ने मुझे बिल दिया था वो 285 का दिया था, तो सप्लायर उसी रेट से वापस लेगा। यानी अगर कभी भी रिटर्न का केस हो तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इशू किस रेट से था, तो इशू जिस रेट से था उसी रेट से हमें रिटर्न आएगा। या फिर अगर हमने सप्लायर से खरीदा है तो जिस रेट पे परचेज किया होगा उसी रेट पे वापस होगा। आराम से देखिएगा, जिस रेट पे परचेज किया है उसी रेट पे सप्लायर को रिटर्न किया जाता है, और जिस रेट से फैक्ट्री में इशू किया गया होगा उसी रेट से फैक्ट्री से रिटर्न हमारे पास आएगा। उसमें स्टॉक वैल्यूएशन के रूल काम नहीं करते। स्टॉक वैल्यूएशन के रूल मटेरियल की जो कंजम्पशन नॉर्मल होती है और जो परचेज आता रहता है उसकी बैलेंसिंग पर काम करेंगे। लेकिन अगर आपने सप्लायर को वापस किया है तो जिस रेट से परचेज किया था उस रेट से वापस करोगे, और अगर आपको कोई डिपार्टमेंट वापस करता है तो जिस रेट से आपने इशू किया था उसी रेट से आपके पास वापस आएगा। तो अभी आपने इस डिपार्टमेंट को किस रेट से इशू किया था, बिल्कुल अभी अभी किया हुआ केस है ये तो हमने 276.54 से इसे इशू किया था, अभी हमें रिटर्न कर रहा है 12 सितंबर, तो रिटर्न आएगा, हमारी स्टॉक बढ़ गया, कितनी यूनिट वापस कर रहा है 2375। अब जरा देखो, रेट तो 276.55 चल रहा है पर इस रेट से वापस नहीं आएगा हमारे पास वापस आएगा उस रेट से जिस रेट से हमने इशू किया था, तो 276.54 के रेट से ही हमारे पास वापस आएगा। और एक मिनट रुकिए, मैंने पहले 285 पर इशू किया था, अगर यहां से मटेरियल रिटर्न हुआ होता 4875 इशू किया था उसमें से रिटर्न किया होता, जरा देखो कब इशू किया था, हमने इसको इशू किया था 8 सितंबर पर और रिक्विजिशन नंबर था 00920, तो हमने इसको इशू किया था 285 से। अब मान लीजिए यहां पर लिखा होता कि रिटर्न टू स्टोर 2375 यूनिट दिस और यहां 1220 की जगह ये 920 कर देता, यानी जो हमने 4875 यूनिट इशू की थी उनमें से वापस आया होता। तो 4875 यूनिट कितने पर इशू की थी, 4875 यूनिट इशू की थी 285 से, तो 285 से ही वापस आता। तो ये चीज हमें नोट करनी होगी, यही स्पेशल केसेज है। सारे स्पेशल केसेज क्वेश्चन करते हुए खत्म हो जाएंगे, फिर कंसेप्ट में भी मैं आपको पॉइंट लिखवाऊंगा। सिंपल है, 2375 मल्टीप्लाई बाई 276.54, ये हो गया जी 65678, 2.5 है तो 3 कर रहा हूं मैं इसको, ओके। अब यहां पर 6625 यूनिट पुरानी थी, 2375 और आ गई, यूनिट्स हो गई 9000। सामान की कीमत 1832145 प्लस 656783, 2488,928 और डिवाइडेड बाई 9000, रेट हो गया 276.547, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 276.55 ही आ जाएगा, ओके। ये हमारी 12 सितंबर भी खत्म। पॉइंट समझ रहे हो आप क्या चल रहा है, अभी स्पेशल केस में भी लिखेंगे, जितने पर रिसीव हुआ है रिटर्न भी उसी रेट से करना है, ठीक है। 12 के बाद में हमारे पास है 15 सितंबर, एक बार आप 15 सितंबर में देखिए क्या हो रहा है। 15 सितंबर पर बिल्कुल सिंपल केस है, 9000 यूनिट्स रिसीव हो रही हैं आपको और प्राइस है अब 288, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, 9000 इंटू 288, 2592000। अब हमारे पास हो गई टोटल 18,000 यूनिट्स और वैल्यू हो गई 50,80,928। रेट निकाल लीजिए कितना आएगा इसका रेट हो गया 282.27, 282.27, ठीक है, क्लियर है, ओके।
इसके बाद में 17th में फिर से रिटर्न हो रही है। ओके, तो ये पूरा क्वेश्चन बताइए किस चीज पे बना हुआ है? ये पूरा क्वेश्चन बना हुआ है स्पेशल केसेज पर, कि नॉर्मल लॉस होगा तो क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस होगा तो क्या करेंगे, वो सबसे लास्ट में आएगा। और अगर हमें रिटर्न होता है या हम रिटर्न करते हैं तो क्या सिनेरियो रहेगा। आ जाइए, अब जरा देखिए, बहुत आराम से देखना, बहुत आराम से, बहुत सिंपल सी बात है। ये और ये हमें रिसीव हो गई 9000। अब जरा देखो क्या लिखा है, रिटर्न टू सप्लायर 700 यूनिट्स। 700 यूनिट्स हम सप्लायर को वापस कर रहे हैं, आउट ऑफ क्वांटिटी रिसीव्ड बाय द परचेज ऑर्डर 1602020, ये वाले ऑर्डर का। तो अब मुझे बताइए, मैंने 9000 यूनिट सप्लायर से ली 288 के रेट से, जिसमें से मैं 700 वापस कर रहा हूं। सप्लायर को कोई मतलब नहीं है आप स्टॉक वैल्यूएशन वगैरह कैसे कर रहे हो, फीफो लीफो एवरेज, आपका रेट क्या चल रहा है भाई? हमारा रेट देखो क्या चल रहा है, हमारा रेट तो आज की डेट में 282.27 चल रहा है। सप्लायर को कोई मतलब नहीं है, सप्लायर कहेगा तुमने मेरे से किस रेट से यूनिट ली थी, तो हमने सप्लायर से यूनिट ली थी 288 के रेट से 9000, इसमें से हम उसे वापस कर रहे हैं कितनी यूनिट, 700, तो वो तो 288 से ही लेगा ना। यानी जब रिटर्न का पॉइंट आएगा तो जिस रेट से अगर हम सप्लायर को रिटर्न करते हैं तो जिस रेट से खरीदा था उसी से वापस करोगे, और अगर कोई डिपार्टमेंट हमें वापस करता है तो किस रेट से, जिस रेट से हमने डिपार्टमेंट को इशू किया था। दिस इज द पॉइंट ओनली, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। 17 सितंबर रिटर्न है कितनी यूनिट, 700 यूनिट रिटर्न है, 288 के रेट से वापस जाएगी जितने रेट पर आई थी। आप इसको यहां पर ऐसे एरो लगा सकते हो कि इसी में से गई है, और यहां पर आप एक छोटा सा एरो लगा सकते हो इन दोनों के बीच में कि इस 12000 में से 2375 वापस आई। तो देखिए कितना सिंपल है, 12000 यूनिट इशू करी, उसमें से 2375 वापस आ गई, तो 276.54 से इशू की थी तो उसी रेट से वापस आएगी, जबकि हमारा रेट 276.55 है। एक पैसे का फर्क है पर फर्क तो है ना, मैटर करती है ये चीज। ऐसे ही हमने सप्लायर से खरीदा था 288 के रेट से, तो उसे 700 यूनिट वापस की है तो वो भी 288 के रेट से ही होंगी, जबकि हमारा रेट 282.27 चल रहा है। यानी हमारा वैल्यूएशन मेथड क्या चल रहा है, वो रिटर्न की रिसीविंग पर या सप्लायर को रिटर्न करने पर काम नहीं करता। ओके सर, बात आ गई संभल में। 201600, बहुत आसान सी बात थी, बहुत आसान। 5080928 माइनस 2016, ये हो गया 4879328। ओके जी, यूनिट्स कितनी रह गई अब, 18 में से 7 चली गई, 17300। अब रेट हो गया 282.04, ठीक है, 4 के आगे भी कुछ है पर 04 पे हम लोग खत्म कर रहे हैं इसको। अच्छा जी, अब क्या करा है, अब इशू किया है 20 सितंबर को, तो 20 सितंबर में इशू कर दी कितनी यूनिट, 9500 यूनिट्स इशू की हैं। ओके, और रेट चल रहा है हमारा 282.04, तो 9500 इंटू 282.04, ये हो गया 2679380। ठीक है जी, 17300 माइनस 9500, 7800 यूनिट्स, और 4879328 माइनस 2679380, 219948 डिवाइडेड बाई 7800, 282.04 ही रह गए, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है जी, ये खत्म। इसको लिख के फिर रुक जाइएगा। इस क्वेश्चन में आपके पास एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस दो पॉइंट हैं, वो दोनों पॉइंट मुझे आपको सिखाने हैं। इतना लिखकर आप लोग छोड़ देंगे, इसके आगे का मैं लिखूंगा, आप लोग नहीं लिखेंगे। आराम से समझने वाली बात है कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस को कैसे ट्रीट किया जाता है, आपको बिल्कुल आता है। एक मुद्दे की बात आपको ध्यान रखनी है कि स्टोर के अंदर कोई भी सामान आता है तो रिसीट में आएगा, और कोई भी सामान जाता है तो इशू में आएगा। ठीक है, आ जाइए। अब आप लोग लिखेंगे नहीं इसके आगे, सिर्फ मैं लिखूंगा। जरा लॉस वाला पॉइंट पढ़िए क्या लिखा है। 30 सितंबर को लॉस पकड़ा गया है, दो ट्रांजैक्शन है, तो मैं दो पार्ट में इसको बांट रहा हूं अलग अलग, जिससे कंफ्यूजन का कोई घर ना रहे। लॉस देखिए किस किस तरीके के हो रहे हैं।
आ जाइए। कह रहे हैं कि 30 सितंबर को हमने पाया कि 900 यूनिट्स मिसिंग हैं और इसका मिस एप्रोप्रिएशन पहले वाला स्टॉक मैनेजर कर गया है। ये एबनॉर्मल लॉस है, जो भी लॉस आपको पहले बताया जाएगा वही उठाएंगे। तो 900 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब मुझे बताइए एबनॉर्मल लॉस हुआ है, आप लोग लिखेंगे नहीं, एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो स्टोर से स्टॉक कम हो गया, ठीक है ना, स्टोर से स्टॉक कम हो गया। अब ये जो स्टॉक कम हुआ है कहां पर आएगा? अगर स्टोर से स्टॉक कम होगा तो इशू साइड में और बढ़ेगा तो रिसीट साइड में आएगा। तो हम यहां पर लिख देंगे 900 यूनिट्स और रेट हमारा चल रहा है 282.04, इसको वैल्यूट कर दो 900 इंटू 282.04, 253836, इतना लॉस हो गया, ठीक है जी। अब वैल्यू आपके पास बची 6900 यूनिट्स बची, 2199948 माइनस 253836, 1946112 का समान आपके पास बची है, डिवाइड बाई 6900, 282.045, तो रेट अभी भी 282.04 ही रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। ये लॉस कैसा था? ये एबनॉर्मल लॉस था, आप लोग अभी लिखेंगे नहीं, मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं एबनॉर्मल लॉस, आपको लिखना है ये, ठीक है, अभी नहीं, पहले मैं पूरा पॉइंट करूंगा फिर। तो एबनॉर्मल लॉस है, आपको मेंशन करना है और यहां पर लिखना है ये अमाउंट कहां जाएगी? ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पी एंड एल। एग्जाम में नहीं लिखना, अपनी याद के लिए यहां पर लिखना है कि ये जो वैल्यू आई है ये हमारा नुकसान है, एबनॉर्मल लॉस बिजनेसमैन बियर करता है, तो इसको हम कॉस्टिंग पी एंड एल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो रिटर्न आ रहा है, रिटर्न जा रहा है, वो बहुत सिंपल बात है, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं होती, ओके। इसके बाद में क्वेश्चन ने कहा कि एक नॉर्मल लॉस है, लिखना मत आप लोग। कह रहे हैं कि फर्दर रिपोर्टेड लॉस 300 यूनिट्स ड्यू टू रस्टिंग, रस्टिंग की वजह से 300 यूनिट लॉस्ट हो गई। ये हमारा नॉर्मल लॉस है क्योंकि हमारे पास रस्टिंग का हर साल कुछ लॉस होता है, ये हम मानकर चलते हैं, ठीक है जी। तो रस्टिंग का लॉस है, नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए, अभी लिखना कुछ मत, नॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल लॉस हो, हमारी यूनिट्स कम हो रही हैं, यूनिट्स कम होंगी तो इशू साइड पर आएगा, ठीक है, यूनिट्स बढ़ेंगी तो रिसीट साइड पर आएगा। आप लोग मुझे ये बताओ कि एबनॉर्मल लॉस में हम क्या करते थे, इसको मैं आपको पुराने वाले तरीके से दिखाता हूं, ठीक है। एक्स्ट्रा लिखना मत आप लोग, हमारे पास क्या होता था, हम ऐसे लिखते थे क्वांटिटी, रेट, वैल्यू। अब देखो हमारे पास टोटल यूनिट्स थी पहले, लिखना मत कुछ भी, बता रहा हूं फिर से, 7800 यूनिट्स थी, रेट था 282.04 और वैल्यू थी 2199948, पूरा लिखने का मौका मिलेगा पर अभी नहीं। अब देखो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, क्वेश्चन तो ऊपर खत्म हो जाएगा, ओके। अंडरस्टैंडिंग लिखना मत, कुछ बच्चे लिख रहे होंगे पक्का, भी मत लिखना, कंफ्यूजन होता है, बाद में लिखने का टाइम दूंगा ना तब क्या करोगे बैठ के। हाँ जी, लेस। एबनॉर्मल लॉस की बताइए नेचर क्या है? एबनॉर्मल लॉस में क्या होता है, हम यूनिट्स माइनस करते हैं और उसको वैल्यूड भी करते हैं। तो हमने 253836 यहां पर लिखा और ये कॉस्टिंग पी एंड एल में भेज देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा रिड्यूस हो जाएगा। हमारे पास बची 6900 यूनिट्स, रेट आपके पास अभी भी यही रह गया और वैल्यू बची सामान की 1946112। अब बताओ, अब हमारे पास एक नॉर्मल लॉस आ रहा है, आपने नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस अच्छे से ट्रीटमेंट देखा है, नॉर्मल लॉस है 300 यूनिट्स का। बताइए नॉर्मल लॉस के केस में हमें क्या करना है? नॉर्मल लॉस क्या करेगा, यूनिट्स को तो कम कर देगा, लेकिन यहां पर हम क्या दिखाएंगे, जीरो, कि हमारा पैसा कम नहीं हो रहा, हम कस्टमर से इसी 1946,112 पैसों को 6600 यूनिट पर वसूल कर लेंगे, यानी नॉर्मल लॉस कस्टमर पे ट्रांसफर हो गया। 1946 का स्टॉक हम पे पहले था, 1946 का ही स्टॉक हम पे अब भी है, कस्टमर को 6900 की जगह 6600 यूनिट मिलेंगी, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री को लॉस होता है, तो रस्टिंग से सबका लॉस होता है, तो उस लॉस को हमने नॉर्मल लॉस माना। इससे कस्टमर के पास जो पहुंचने वाली यूनिट है वो महंगी हो जाएगी,
अब देखिए इसी को मैं डिवाइड करता हूं 6600 यूनिट से, तो ये यहां पर 294.87 रेट हो गया, तो हमारा रेट इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए हमने ऊपर एबनॉर्मल लॉस को क्या करा 900 यूनिट्स इस रेट से और ट्रांसफर टू पी&एल हो गया, ठीक है। वहां पर स्टोर लेजर में लिखना नहीं है एग्जाम में कि ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पी&एल, स्टोर लेजर में तो एग्जाम में ऐसे दिखेगा, बस ये लॉस आ गया 900 यूनिट्स और आपका बात खत्म, दैट्स इट, कुछ लिखना नहीं है। अब बताइए जो नॉर्मल लॉस है उसकी सिचुएशन में क्या करूं, 300 यूनिट नॉर्मल लॉस है, आपको यहां पर कुछ भी नहीं दिखाना, ये नॉर्मल लॉस है, बस यूनिट्स रिड्यूस हो जाएंगी। अब आपके पास 6600 यूनिट्स बची, वैल्यू अभी भी 1946112 है। अब मुझे बताइए आपके पास रेट क्या हो गया 294.87, क्वेश्चन खत्म। तो एबनॉर्मल लॉस में क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल इशू होता है वैसे ही दिखाएंगे, और नॉर्मल लॉस के अंदर क्या करेंगे, यूनिट के कॉलम में तो दिखाएंगे, वैल्यू पे नहीं दिखाएंगे, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, स्टॉक जो मिलेगा कस्टमर को 6600 उतने का ही मिलेगा। ये हमारे पास हो गया। अब आप इसे नोट कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग को भी नोट कर लेना अलग से, जिससे आपको याद आ जाए कि हाँ भाई सर इस तरीके से करते थे। ये लो दोनों के दोनों नोट कर लो, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मजे आने वाले हैं तुम लोग के, जल्दी से नोट करो इसे। ये हो गया काम। अब देखो ये हमारे पास हो गया, अब स्पेशल पॉइंट्स है हमारे पास कुछ, और एक क्वेश्चन बचा है, दैट्स इट, और काम खत्म, फिर मौज आने वाली है, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आ जाओ हम लोग देखते हैं, कंसेप्ट बुक में जाते हैं और स्पेशल केस लिख लेते हैं, सारे स्पेशल केस खत्म हो गए। हम लोगों ने देखा कि भाई ये हमारा परफॉर्मा स्टोर लेजर थी, पहले आपके पास रिसीट साइड में जो भी मटेरियल आता है, फिर इशू, फिर बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं, और बस यही आपके पास सिंपल है। आपके पास फीफो लीफो वेटेड एवरेज मेथड है, वैल्यूएशन के लिए काम आते हैं। फिर स्पेशल केसेज है, स्पेशल केस लिखेंगे आप वन बाई वन, बहुत ध्यान से लिखना है। जरा देखो केस नंबर 1, मटेरियल ट्रांसफर्ड between two jobs or two batches or two departments ठीक है। कई बार क्वेश्चन लिख के देगा कि दो जॉब हैं, एक जॉब ने दूसरी जॉब को मटेरियल दिया, या एक बैच से दूसरे बैच पे मटेरियल ट्रांसफर हुआ, या दो डिपार्टमेंट हैं उन्होंने एक दूसरे को मटेरियल दिया है। अब जरा देखिए
ये आपके पास है स्टोर और यहां पर है फैक्ट्री। ठीक है, आप स्टोर से फैक्ट्री पे जो सामान भेजते हैं तो इसे हम इशू साइड में दिखा देते हैं कि भाई मटेरियल इशू हुआ, इसकी एंट्री आपके पास आ जाएगी। अब यहां पर क्या हुआ, एक जॉब के पास स्टॉक पहुंचा, जॉब 1, इसने जॉब 2 को मटेरियल ट्रांसफर कर दिया। या फिर एक है बैच, बैच 1, जॉब 1 जॉब 2 का मतलब है अलग अलग ऑर्डर्स हैं, उन पर काम चल रहा है फैक्ट्री के अंदर। बैचेज का मतलब है बल्क में काम चलता है, तो वो भी फैक्ट्री के अंदर चल रहा है। एक बैच है वो कंप्लीट हो गया, उसने कुछ सामान बैच 2 को दे दिया ट्रांसफर। ठीक है, या फिर फैक्ट्री के अंदर 5-6 डिपार्टमेंट हैं, किसी एक डिपार्टमेंट ने, डिपार्टमेंट 1, इसने एक दूसरे डिपार्टमेंट को सामान दे दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, एक जॉब ने दूसरी जॉब को मटेरियल ट्रांसफर किया, एक बैच ने दूसरे बैच को, या फिर एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को मटेरियल दिया, क्या स्टोर में सामान आया या स्टोर से सामान गया, स्टोर के अंदर कोई एंट्री? आंसर इज नो। स्टोर जब फैक्ट्री में सामान भेजता है फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने 10,000 यूनिट्स भेज दी, वो जॉब 1 पर गई 10,000 यूनिट्स, उसके पास 2,000 यूनिट्स बच गई, उसने जॉब 2 को दे दी, तो स्टोर से कोई लेना देना नहीं है। ये सब काम कहां चल रहा है, फैक्ट्री के अंदर चल रहा है। अकाउंट के अंदर एक अच्छी सी वो सिखाते हैं कि आप अगर अपनी एक पॉकेट से पैसे निकालकर दूसरी पॉकेट में रख लो तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती। ये जो सारा का सारा मूवमेंट है, जॉब 1 से जॉब 2, या जॉब 2 जॉब 1 को दे, बैच एक दूसरे को दे, डिपार्टमेंट एक दूसरे को दे, ये सारा मटेरियल का मूवमेंट कहां चल रहा है, मटेरियल्स मूवमेंट विद इन फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर ही चल रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है इससे। आप स्टोर से एक बार फैक्ट्री पर मटेरियल इशू करते हैं, जॉब 1 पर इशू कर दिया हमने 10,000 यूनिट, वो 2,000 जॉब 2 को दे दे, तो वो जॉब 2 को देता रहे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम स्टोर के अंदर तभी एंट्री करेंगे जब स्टोर से इशू होगा या स्टोर में रिसीविंग होगी। अब फैक्ट्री के अंदर ही आप एक दूसरे को मटेरियल दे रहे हो, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, तो इसकी आपके पास क्या ट्रांजैक्शन रहेगी, नो एंट्री इन स्टोर लेजर। स्टोर लेजर के अंदर इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ना सामान स्टॉक में आया और ना ही सामान स्टोर से गया। तो कई जगह पे आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल सकता है कि मटेरियल ट्रांसफर्ड बिटवीन 2 जॉब्स, मटेरियल ट्रांसफर्ड बिटवीन 2 बैचेज, मटेरियल ट्रांसफर्ड बिटवीन या मूव्ड बिटवीन 2 डिपार्टमेंट्स। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसका स्टोर से कोई काम नहीं है। स्टोर जब इशू करेगा फैक्ट्री को, जैसे क्वेश्चन लिखा हो, मटेरियल इशूड टू जॉब, एंट्री आएगी। लिखा हो मटेरियल ट्रांसफर्ड बिटवीन 2 जॉब्स, या जॉब 1 इशूड मटेरियल टू जॉब 2, ये 2 जॉब एक दूसरे को दे रही है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास स्टोर के अंदर सिर्फ तभी एंट्री आएंगी जब स्टोर से मटेरियल इशू होगा या फिर स्टोर के अंदर मटेरियल आएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर से खरीदा था उसे वापस कर दिया, रिटर्न टू सप्लायर। स्टोर लेजर में इसका क्या होगा, बहुत सिंपल, स्टोर लेजर में आपके यहां से मटेरियल रिटर्न हो रहा है, यानी मटेरियल कम हो रहा है, तो इशू साइड में दिखाएंगे। किस रेट से दिखाएंगे, जिस रेट से हमने मटेरियल परचेज किया था सप्लायर से, इशू साइड में आएगा एट द रेट इट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। नॉट if nothing is specified in respect of
परचेज, देन यूज रेट ऑफ लेटेस्ट परचेज। इसे नोट करिए, फिर मैं इसका मतलब बताता हूं आपको। जिंदगी का सफर कोई समझा नहीं, ला ला ला। देखिए, क्वेश्चन आपको अगर ये बता दे कि जैसे हमने 1 जनवरी, फिर 2 जनवरी, फिर 3 जनवरी 3 बार परचेज की, ठीक है, ये लिखना नहीं है जो नीचे लिख रहा हूं, रेड पेन से लिखता हूं, आराम से समझना। मिस्टर एक्स से सामान खरीदा 100 रुपीज के रेट से, फिर मिस्टर वाई से खरीदा 200 के रेट से, फिर मिस्टर जेड से खरीदा 150 के रेट से। ये 3 परचेज है हमारी, 100 यूनिट्स, 500 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा कि हम 5 जनवरी को रिटर्न कर रहे हैं, कितनी यूनिट? बोल दिया कि हम 50 यूनिट्स रिटर्न कर रहे हैं। अब या तो क्वेश्चन आपको यह बता दे कि ये जो 50 यूनिट्स रिटर्न हो रही हैं ये कौन सी वाली परचेज में से हैं। तो अगर क्वेश्चन लिख दे रिटर्न टू मिस्टर एक्स, कि मिस्टर एक्स को हम रिटर्न कर रहे हैं, तो बताइए मिस्टर एक्स लिख दिया तो हमें पता है कि मिस्टर एक्स कौन से हैं, जिनसे हमने 100 रुपए के रेट से खरीदा था। तो बताइए रिटर्न भी किस रेट से होगा? 100 रुपीज के रेट से। क्लियर लिखा है, इशू साइड पे दिखाना है, किस रेट से दिखाना है? जिस रेट पे सप्लायर से हमें रिसीव हुआ है। ओके, अच्छा, अगर क्वेश्चन यही ना बताए कि कौन सी परचेज, यानी सिर्फ लिखे रिटर्न टू सप्लायर, हमें क्लियर ही नहीं है कि कौन सा सप्लायर, एक्स वाला, वाई वाला, जेड वाला, कौन से सप्लायर को वापस देना है, पता ही नहीं चल रहा। तो अगर पता नहीं चल रहा तो हम ये मानेंगे कि जिस बंदे से हमने लेटेस्ट परचेज किया था उसी को वापस कर रहे हैं, यानी हमने मिस्टर जेड से खरीदा था तो हम उन्हीं को 50 यूनिट्स वापस कर रहे हैं, तो ये 150 के रेट से रिटर्न हो जाएगा। अब जरा आप लाइन पढ़िए, आपको लाइन समझ में आएगी, बहुत आराम से देखना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अच्छा, इस पे हम लोग ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं ना, इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल, क्योंकि इसकी एग्जाम की वेटेज कम है और ये कंसेप्ट बहुत सिंपल है। और जो आपके पास 6 क्वेश्चन है, जिसमें 2 हो चुके हैं, 3 होमवर्क में, एक मैं भी करवाऊंगा, उसमें सारे पॉइंट है A to Z। अब जरा देखो क्या लिखा है मैंने, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर का क्या करेंगे, इशू साइड में दिखा देंगे, किस रेट से दिखाना है, जितने पे वो सप्लायर से मिला था। ओके, अब देखिए नीचे नोट, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज, अगर परचेज के लिए कुछ नहीं बताया हुआ कि किस सप्लायर से आपने खरीदा था, देन यूज रेट ऑफ लेटेस्ट परचेज, तो लेटेस्ट परचेज का रेट ले लीजिए, यानी जिस भी सप्लायर से आपने बिल्कुल अभी अभी खरीदा था उसी रेट को ले लीजिए, और परचेज के नीचे लिख लीजिएगा सप्लायर, सप्लायर, ठीक है, जिस सप्लायर से भी लिया था उसको ले लेंगे। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सी पॉइंट है। पहला था कि मटेरियल 2 के बीच में जाएगा तो क्या होगा, दूसरा रिटर्न टू सप्लायर। अगला पॉइंट है हमारे पास रिटर्न टू स्टोर्स, स्टोर को वापस आ गया किसी डिपार्टमेंट से, तो क्या करेंगे, जिस रेट से डिपार्टमेंट को इशू किया था उसी रेट से वापस ले लेंगे। मटेरियल वापस आ रहा है स्टोर के अंदर, तो स्टोर में स्टॉक इंक्रीज होने वाला है, तो रिसीट साइड में दिखाएंगे, रिसीट साइड, और किस रेट से, एट द रेट ऑफ इशू, जिस रेट से आपने उसको इशू किया था, कंसर्न डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट को इशू किया था उस रेट से ले लेंगे। अच्छा, अगर हमें यह ना बताया जाए कि वापस किससे आ रहा है, जैसे कि अभी हमारे पास क्वेश्चन था, तो यहां पर क्या किया हुआ था, इन्होंने ये बताया हुआ था, ये देखिएगा, रिटर्न टू स्टोर 2375 यूनिट्स, इन्होंने बताया था कि कौन से वाला वापस आया है, 1220 वाला, तो 1220 वाला ऊपर था यहां पर हमारे पास, क्लियर था। अगर ये सिर्फ लिख दे 2375 यूनिट्स रिटर्न हुई है, बाकी कुछ ना बताए और कुछ स्पेसिफाई ना हो, तो जो लेटेस्ट इशू रेट था, जिस भी रेट से आपने अभी अभी इशू किया था, ये मानिए उसी डिपार्टमेंट ने आपको वापस किया है। लिखेगा नोट,
if nothing is specified in respect of returning department, then use latest rate of issue। तो ये मानिए अभी लेटेस्ट जिस रेट से आपने इशू किया था लास्ट, उसी रेट से आपके पास सामान वापस आया होगा। तो जैसे मान लो आपने 500 रुपीज से अभी लास्ट इशू किया था, तो ये मानो उसी डिपार्टमेंट ने आपको वापस किया है जिसको बिल्कुल अभी अभी दिया था आपने। ठीक है। डी, एबनॉर्मल शॉर्टेज। एबनॉर्मल शॉर्टेज इशू साइड में दिखाई जाएगी, एज पर द वैल्यूएशन मेथड। जो भी मेथड चल रहा हो, फीफो लीफो वेटेड एवरेज, उसी से लीजिए। फीफो लीफो एवरेज जो भी मेथड आप लगा रहे हैं, ऐसे मानिए कि इशू हो रहा है, जैसे किसी डिपार्टमेंट को इशू आप करते हैं और ये बेसिकली जाएगी कहां, कॉस्टिंग पी एंड एल में ट्रांसफर हो जाएगी। स्टोर लेजर में क्या होगा वो हमने लिख लिया कि भाई इशू साइड में दिखा देंगे, डेबिटेड इन पी एंड एल, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है स्टोर लेजर में। और लास्ट केस नॉर्मल शॉर्टेज का क्या होगा। नॉर्मल शॉर्टेज बहुत सिंपल है, इशू साइड में दिखाया जाएगा ओनली नंबर ऑफ यूनिट्स, वैल्यू नहीं दिखाएंगे। इशू साइड ओनली इन क्वांटिटी कॉलम, सिर्फ क्वांटिटी दिखाएंगे और कुछ नहीं। एफ, मटेरियल कंज्यूम्ड। कई बार आपसे पूछेगा एग्जामिनर के मटेरियल कंज्यूम्ड बताओ, तो कैसे बताएंगे देखिएगा, टोटल वैल्यू ऑफ इशूड मटेरियल माइनस, आपसे पूछेगा मटेरियल कंज्यूम्ड बताओ कितना है, तो बहुत सिंपल है, जितना भी मटेरियल इशू हुआ है सारा जोड़ लो, सारा का सारा। लेकिन जो इशू साइड आती है उसमें जितना भी मटेरियल आता है उसके अंदर कुछ पॉइंट है, पहले यहां तक का लिखिएगा फिर बताऊंगा आपको। देखो बहुत ज्यादा आसान होने वाला है ये, देखिएगा। मटेरियल कंज्यूम्ड पूछे, कंज्यूम्ड सिर्फ वो है जो इस्तेमाल हुआ है मटेरियल, तो हम पहले क्या करेंगे, इशू साइड का टोटल कर लेंगे, जितना भी इशू साइड का टोटल है वो पूरा का पूरा टोटल कर देंगे। उसके बाद में इशू साइड में तो नॉर्मल लॉस भी है, एबनॉर्मल लॉस भी है, सप्लायर को जो हम वापस करते हैं वो भी है, ये तीन चीजें और आती हैं, इन तीनों चीजों को हटा दो। तो यहां पर हमारे पास मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, आपने जो सप्लायर को रिटर्न किया है उसे इसमें से हटा दो। इसके बाद में एबनॉर्मल शॉर्टेज आपकी होती है, उसे हटा दो। नॉर्मल शॉर्टेज तो क्वांटिटी में होती है, वैल्यू में तो होती नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में एक और चीज माइनस होगी जो मिसिंग होती है, कई बार कुछ डिपार्टमेंट हमें मटेरियल वापस कर देते हैं, तो हमने इशू तो किया था पर उसमें से रिटर्न हो गया, तो रिटर्न टू स्टोर्स लिख लीजिए। एक बार फिर से इसको समझते हैं। इसको नोट करिए फिर समझते हैं। अरे सर बंद कर दिया आपने, खत्म हो गया? यस 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 यस, खत्म हो गया, खत्म खत्म, दी एंड पे। मजेदार बात बताता हूँ तुम्हें, एक सरप्राइज है तुम लोग के लिए। कल तुम्हारी छुट्टी है, एक दिन की छुट्टी है, इस छुट्टी में सरप्राइज छुपा हुआ है बहुत बड़ा, बताऊंगा आपको अभी, देखिएगा। मटेरियल कंज्यूम्ड, ये हमारे पास स्टोर लेजर आ गई, यहां पर ये हो गई इशू साइड। तो यहां पर हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट्स को इशू कर दिया, तो इशू यहां पर आता रहता है, वही मटेरियल कंज्यूम्ड है।
लेकिन इसके अंदर एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो भी यहीं पर आता है, तो एक तो ये डाउटफुल है। दूसरा, जो हम सप्लायर को रिटर्न करते हैं वो भी यहीं पर आता है क्योंकि जा रहा होता है बाहर। और तीसरा, जो हमने इशू किया है उसमें से कुछ लौट कर रिसीट साइड पर हमारे पास वापस आ जाता है। तो हमें क्या करना है, टोटल जितना भी इशू हुआ है मटेरियल उसे उठाना है, उसमें से जो हमने सप्लायर को वापस कर दिया वो हम यहां से माइनस कर देंगे कि जितना भी टोटल इशू है पहले लेंगे टोटल इशू साइड, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें से जो सप्लायर का रिटर्न था वो माइनस कर दो, जो एबनॉर्मल लॉस था वो माइनस कर दो, और इस इशू में से कुछ रिटर्न होकर रिसीट साइड में वापस आ गया उसे भी माइनस कर दो। ये तीनों चीजें माइनस कर दो, आपके पास कितने रुपए का मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है वो आ जाएगा। इसको अभी वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें मैं दिखाता हूं किस तरीके से। देखिए, अगर मुझसे क्वेश्चन पूछे कि भाई मटेरियल कितना कंज्यूम्ड हुआ है वो बताओ, तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, आराम से देखना, बिल्कुल क्या क्या चीजें जोड़नी है फिर क्या क्या माइनस करनी है। देखो, पहले मैं इशू साइड के सारे टोटल कर लूं, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये सब इशू साइड का टोटल है कि मटेरियल इशू हो रहा है। अब इसमें से क्या क्या माइनस करना चालू करो, पहले इसका टोटल निकाल लो, इस टोटल में से एबनॉर्मल लॉस को माइनस कर दो क्योंकि ये मटेरियल काम में नहीं आया, ठीक है। उसके अलावा क्या आपने किसी सप्लायर को रिटर्न किया था, तो आपने एक सप्लायर को रिटर्न की थी ये 700 यूनिट, इसको माइनस कर दो क्योंकि ये मटेरियल काम में नहीं आया बल्कि वापस हुआ है। इसके अलावा क्या आपके पास कोई मटेरियल रिटर्न आया था, यस, 2375 यूनिट आपके पास रिटर्न आई थी, उसको भी माइनस कर दो। तो हम क्या करेंगे, पूरा टोटल लेंगे, उसमें से जो रिटर्न आया वो माइनस करेंगे, जो हमने रिटर्न किया वो माइनस करेंगे, और जो एबनॉर्मल लॉस है वो माइनस करेंगे क्योंकि वो मटेरियल कंज्यूम का पार्ट नहीं है। बहुत बढ़िया। आपको मैं बताऊं, ये जो आपने दो क्वेश्चन करे हैं 40 और 41, इसके अंदर आपने सारा कंसेप्ट कर लिया है ए टू जेड स्टोर लेजर का। स्टोर लेजर का कोई भी कंसेप्ट बाकी नहीं है। एक क्वेश्चन एग्जाम में जो आया, सिर्फ आज तक एक ही क्वेश्चन आया है, वो है PYQ 28। वो क्वेश्चन मैं आपको एक बार दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और एक ही बार पूछा गया है। ये रहा PYQ 28, होमवर्क में है, आराम से क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन्होंने परचेज इशू रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को वापस कर दिया, दे दिया, इशू परचेज, ओके। फिर ओपनिंग स्टॉक दे दिया नीचे। इसके बाद में इन्होंने बता दिया कि 50 किलोग्राम हमारा फ्रॉड्यूलेंटली मिसअप्रोप्रिएट हुआ है तो एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो देखिए एग्जाम वाले क्वेश्चन में क्या मिला, एबनॉर्मल लॉस मिला, इशू साइड में दिखाएंगे, जो भी मेथड चल रहा होगा उस मेथड से वैल्यूएट कर देंगे। रिटर्न टू सप्लायर है, अब देखिए क्या रिटर्न टू सप्लायर बताया, कौन सी वाली परचेज में से बताया, आउट ऑफ परचेज मेड ऑन अप्रैल 15th। तो 15th अप्रैल को जो आपने परचेज किया था वो 1500 यूनिट 18 रुपीज से किया था, तो ये 300 यूनिट 18 रुपीज से ही वापस कर दी जाएंगी। क्वेश्चन ने कहा आपको इसके अंदर वेटेड एवरेज और लीफो मेथड लगाना है, ठीक है लगा देंगे। फिर इन्होंने कहा कि मटेरियल कंज्यूम्ड और क्लोजिंग स्टॉक भी बताना है, तो मटेरियल कंज्यूम में क्या करेंगे, टोटल करिएगा, टोटल में से जो रिटर्न टू सप्लायर और एबनॉर्मल लॉस है उसको माइनस कर दीजिएगा। सिंपल स्टोर लेजर, एक आ गई लीफो से, एक आ गई वेटेड एवरेज से। इसके बाद में वेटेड एवरेज में कितना मटेरियल कंज्यूम्ड है और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, और लीफो में मटेरियल कंज्यूम्ड और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, मेंशन करिए, क्वेश्चन खत्म। बस यही एक बार क्वेश्चन आया है, इसीलिए हम इसके ऊपर इस तरीके से ध्यान दे रहे हैं। पर मैंने इसके अंदर कोई भी कंसेप्ट, आपका एक भी कंसेप्ट छोड़ा नहीं है, और मटेरियल चैप्टर पूरी तरीके से आपका खत्म पर है, बिल्कुल दी एंड पे खड़े हैं, बिल्कुल दी एंड पर। बच्चों बस ये लास्ट क्वेश्चन करना है और काम खत्म। और कल तो आपकी छुट्टी है, सरप्राइज है उसके लिए, आपके लिए एक बताऊंगा। अभी पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत ही ज्यादा आसान है, हद पार आसान, पर ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाने में दिमाग बहुत लगाया है। क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान है, बस क्वेश्चन के अंदर चीजें पहचानना मुश्किल है। आ जाइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। अर्नव इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंस, it follows weighted average cost method for inventory valuation, following are the data of component X। ठीक है जी, 15th दिसंबर 2019 परचेज ऑर्डर दिया 10,000 यूनिट का। परचेज ऑर्डर देने से कुछ नहीं होता, आपको बता दूं,
स्टोर लेजर में तब आएगा जब आपको मटेरियल रिसीव हो जाए। परचेज ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मटेरियल रिसीव होना मैटर करता है। ओके, फिर से परचेज ऑर्डर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिसीव होना चाहिए। फिर आया 1 जनवरी 2020 को ओपनिंग स्टॉक, ये हमारे काम का है, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। फिर है 5 जनवरी को GRN, ये GRN क्या होता है? GRN होता है गुड्स रिसीट नोट। स्टार लगा के एग्जामिनर ने बताया भी है कि गुड्स रिसीट नोट ये तब होता है जब आपको मटेरियल एक्चुअल में मिल जाएगा। तो 5 जनवरी को हमें सामान मिला है, ओके, 10,000 यूनिट्स हमें मिली हैं, ओके। अरे वैल्यू तो बताई कि नहीं, क्यों नहीं बताई, जरा देखिए, अगेंस्ट परचेज ऑर्डर 008, यानी ये वाला जो ऑर्डर था, ये ऑर्डर हमें यहां पर मिला है, तो इसकी एंट्री 15 को नहीं 5 जनवरी को होगी। बात समझ रहे हैं आप? तो आपने ऑर्डर कब दिया था इररेलेवेंट है, वो रिसीव कब हो रहा है वो मैटर करेगा। फिर है MRN, MRN का मतलब है मटेरियल रिटर्न नोट, मतलब हमने मटेरियल वापस कर दिया, ओके। यहां पर लिखा है 5 जनवरी को ही हमने मटेरियल वापस कर दिया, कौन से ऑर्डर का? इसी वाले ऑर्डर का जो अभी रिसीव हुआ है। तो 10,000 यूनिट मिली थी, इसमें से 500 हमने वापस कर दी, ओके। फिर मटेरियल इशू हुआ, उसके बाद में फिर से परचेज ऑर्डर दिया, इररेलेवेंट है। फिर मटेरियल रिक्विजिशन, यानी फिर से इशू हुआ। रिक्विजिशन कहां से आता है? फैक्ट्री से हमारे पास आता है, उन्हें इशू कर देंगे। फिर हमें गुड्स फिर से रिसीव हुआ, ओके, 13 को, यहां पर एंट्री आएगी, कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट? 9th यहां पर था, यानी इसका सामान हमें यहां पर मिल गया, ओके। फिर 13 को इसमें से कुछ वापस कर दिया, तो 10,000 यूनिट्स आई, इसमें से 400 हमने वापस कर दी, ओके। फिर से मटेरियल इशू हुआ, रिक्विजिशन, फिर रिक्विजिशन इशू हुआ, फिर गुड्स रिसीव हुआ, कौन सा वाला? परचेज ऑर्डर 10। ऑर्डर 10 कहां पर है? ये रहा ऑर्डर 10। तो ये जो ऑर्डर दिया था ये कब रिसीव हुआ? यहां पर रिसीव हुआ, तो इसकी एंट्री यहां पर होगी। इसमें से कोई मटेरियल वापस नहीं हुआ, सीधे रिक्विजिशन इशू इशू, क्वेश्चन खत्म। तो इसके अंदर आपको मटेरियल रिसीट नोट, गुड्स रिसीट नोट, परचेज ऑर्डर, इन सब के साथ गेम खेला है। एक बार अगर आप समझ जाएं कि परचेज ऑर्डर इररेलेवेंट होता है जिस दिन दिया, स्टोर लेजर में तब आएगा जब वो गुड्स रिसीव होगा, क्वेश्चन खत्म, बात खत्म हो गई। इसी क्वेश्चन को बड़ा आसान कर सकता था मैं एग्जामिनर, अगर वो यहीं पर 10,000 के आगे 9930 लिख देता और परचेज ऑर्डर नाम की चीज को हटा देता। लेकिन उससे आपको जिस तरीके की नॉलेज अब आएगी वो नहीं आती कि अच्छा ये गेम इस तरीके से चल रहा है, जब परचेज ऑर्डर जाता है तब एंट्री नहीं होती बल्कि गुड्स आने पर होती है, ओके। इस क्वेश्चन ने क्या क्या आपसे पूछा है जरा वो देखिए, मेरे को क्यों ये क्वेश्चन लाजवाब लगता है। इसने आपसे ROL, मैक्सिमम स्टॉक, मिनिमम स्टॉक, स्टोर लेजर, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट यूज यानी मटेरियल कंज्यूम्ड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसने सब कुछ पूछ डाला। स्टॉक लेवल्स भी पूछ लिए, इसने स्टोर लेजर भी बनवा ली, कंपोनेंट यूज भी और इन्वेंट्री टर्नओवर भी। पर ये क्वेश्चन करने में बहुत सिंपल है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमसे 10 से 12 मिनट में पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि इसके अंदर एंट्री बहुत कम है। आ जाइए करना शुरू करते हैं। 42 हमारा अंतिम क्वेश्चन, और हम लोग हो जाएंगे फिर फ्री, और कल की तो छुट्टी भी दी है सर ने, नमित सर ने छुट्टी दी है, ओके। और कह रहे हैं कुछ सरप्राइज है, क्या सरप्राइज होगा? सर हमें कुछ देने वाले हैं सरप्राइज में। हम लोग चल रहे हैं स्टॉक लेजर पर, तो पहले मैं ना आपको इसके ये वाले पॉइंट करवा रहा हूं, स्टोर लेजर और स्टॉक की वैल्यू, इन्वेंट्री टर्नओवर, पहले ये ROL, मैक्सिमम, मिनिमम, ये तो आसान है, हो जाएंगे। सबसे पहले स्टोर लेजर बनाते हैं जिस चीज को हम सीख रहे हैं जी। पॉइंट नंबर डी में सबसे पहले आपको करवा रहा हूं स्टोर्स लेजर, साथ के साथ करना है आप लोगों को मेरे वेटेड एवरेज मेथड है, बहुत कम टाइम लगने वाला है इसमें, वेटेड एवरेज मेथड, ओके सर। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, वैल्यू।
जी, साथ के साथ करना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें दिया गया है ओपनिंग स्टॉक 1 जनवरी 20 पर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन ने बताया है 3500 यूनिट्स, 9810 का प्राइस है, वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी 3500 9810, तो वैल्यू आ रही है 3,43,35,000। आगे अमाउंट और भी ज्यादा है, तो ये जो वैल्यू हम लिख रहे हैं यहां पर हम लिख रहे हैं रुपीज इन 1000, ठीक है, तो डिवाइड बाई 1000। अब हमारे पास आ गया 34335, तो जो भी वैल्यू है वो 1000 में आ गई। ओके, ओपनिंग स्टॉक का काम खत्म। ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक वाले को हम लोग कर देते हैं बंद। इसके बाद में हमारे पास जो दूसरी एंट्री है, वो एंट्री अगर हम देखें फर्स्ट के बाद में हमारे पास फिफ्थ में मटेरियल रिसीव हो गया 10,000 यूनिट, और उसी में हमारा रिटर्न भी हो गया 500 यूनिट। कौन सा रिसीव हुआ है? 8 नंबर, यानी ये वाला यहां पर रिसीव हुआ था। तो जब रिसीव होगा उस टाइम पे ही इसकी एंट्री हम लोग पास करते हैं। तो हमारे पास रिसीविंग हो गई जी 5 जनवरी पर हमारी रिसीविंग है, और 5 जनवरी पर ही हमारी रिटर्न भी है, सेम डेट पर ही रिटर्न भी हो रहा है। ओके, ये देखो, इसी दिन रिसीविंग, इसी दिन रिटर्न। तो हमारे पास 10,000 यूनिट्स आई, रेट हमें लगाया गया 9930, 1000 में ले रहे हैं हम सब कुछ, तो 99,300। इसी में से 500 हमारी रिटर्न हो गई 9930 पर, इनकी वैल्यू हो गई आपके पास 4965,000, और हमारे पास 90 और ये हो गया 13,000। 3500 यूनिट पहले से थी, 10,000 आई, 500 माइनस हो गई, 13,000 टोटल हो गया। स्टॉक को जोड़ देते हैं, 34335 प्लस 99,300 माइनस 4965, तो आपके पास आ गया 128670। 34,335 का है, इसको ऐड कर दिया, जो आ गया, जो गया उसे माइनस कर दिया, ये वैल्यू आ गई। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 13,000 से, तो ये आ गया 9897। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जो 128670 है वैल्यू 1000 में है, तो पहले इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 13,000 से डिवाइड करना है। तो 128670, 3 जीरो और लगाने हैं, इतने रुपए का सामान है ये देखिए, 3 जीरो और लगाने हैं इसके आगे, फिर 13,000 से डिवाइड करना है, तो 9897.69 आ रहा है। तो इसको हमने कर दिया जी राउंड ऑफ 9898, बहुत बड़ी फिगर है, फिगर बहुत ज्यादा बड़ी है। ओके, इसके बाद में हमारे पास मटेरियल क्या अब आप इशू करेंगे, देखिएगा 6th में इशू हो जाएगा, ये हो गया जी 6th में इशू हो गया 3,000 यूनिट, फिर आपका 12th में इशू हो गया 4,500 यूनिट। परचेज ऑर्डर इररेलेवेंट है। ओके, अब दो इशू हो रहे हैं हमारे पास। इशू हमारे पास आ गया, एक तो आ गया भैया 6th में और एक 10th में, ठीक है। कितना कितना इशू हो रहा है? इशू हो रहा है 6th में 3,000 यूनिट, और यहाँ पर 4,500 यूनिट। वेटेड एवरेज है, सीधे लो 9898 9898, और इसी से वैल्यूट कर दो सीधे, बहुत ज़्यादा बड़ी फिगर है, 3,000 इंटू 9898, ये हो गया हमारा 2969,4000, तो 2969,4। ओके, और आपके पास जो स्टॉक बच गया वो बचा 10,000 यूनिट, 9898 है। अब देखो दो तरीके हैं, यहाँ रुक जाओ एक मिनट, यहाँ पे रुक जाओ। अब दो तरीके हैं, देखो 128670 में से 29694 माइनस करो, 128670 माइनस 29694, तो आपके पास आएगा 98976, यही आएगा। दूसरा सीधा सा तरीका ये है आपके पास, जिस तरीके से स्टडी मैट में इसका सॉल्यूशन दिया है कि फिगर्स बहुत बड़ी हैं, चक्कर में मत पड़ो, 9898 10,000 है, सीधे मल्टीप्लाई कर दो 9898 इंटू 10,000 और डिवाइड बाई 1000, तो 98980, इस तरीके से वैल्यू ले लो। तो आईसीआई ने मल्टीप्लाई करके वैल्यू ली है, वही वैल्यू मैं लिख रहा हूं। आप लोग चाहो तो इसमें से इसे माइनस करके वैल्यू ले सकते हो, उसमें 2-4 रुपए ऊपर नीचे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है।
इसके बाद में 4500 यूनिट 9898 से इशू, तो ये हो गया 44541, और आपके पास बची 5500 यूनिट्स 9898 से, 9898 5500, और ये हो गया 54439, 54439, 2-4 रुपए ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई वैल्यू। इसके बाद में देखिएगा मटेरियल रिक्विजिशन हो गए 10th का भी और 6th का भी। फिर से गुड्स रिसीव हो गया 9 नंबर वाला, ये जो 9 नंबर वाला था ये रिसीव हो गया, और इसी में से 400 यूनिट माइनस कर दी हमने, वापस कर दी। रेट है 9780, तो 10,000 आई, 400 माइनस। डेट है हमारे पास 13th जनवरी, 10,000 यूनिट आई, रेट है 9780, 97800 वैल्यू हो गई। इसमें से 400 हमने कर दी माइनस 9780 से, 9780 मल्टीप्लाई 400, ये हो गया 3912, 3912 का हो गया वापस। स्टॉक बचा 15,100 का, और वैल्यू आ गई 54439 प्लस ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू, 54439 प्लस 97800 माइनस 3912, ये मेरे पास आ गया 148,327,000। रेट आ गया 9822.98, तो 9823 क्लैरिकल है, बस क्लैरिकल है। मेन तो आपको ये समझना था कि भाई जो हमारे पास परचेज ऑर्डर होते हैं उनकी डेट नहीं लेनी होती, गुड्स रिसीव नोट लेनी होती है। एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, मटेरियल रिटर्न, वो सारी ट्रांजेक्शन आप लोग कर चुके हैं। 13th में सामान आया, 13th के बाद आप लोग बुक में से देख के भी फिगर लिख सकते हैं। 13 में सामान आया, वापस हो गया। अब यहां इशू हुआ और यहां इशू हुआ 22 और 1500, 15 और 24 में। 15 तारीख को इशू, 24 को इशू, 15 में इशू होगा, फिर 24 में इशू होगा, ठीक है। कितना कितना इशू हो रहा है, 2200 और आपका 1500। रेट 9823, 9823, 9823 इंटू 2200, ये आ गया 21610600, में लेना है तो 216110.6 है, तो 21611 ले सकते हैं, 21611, और ये हो गया 1500 इंटू 9823 डिवाइड बाई 100, ये हो गया 1473, 4.5 है तो 4 या 5 कुछ भी ले सकते हैं, तो 4, चलो ठीक है। अब ये हो गया जी 12,900, और उसके बाद में 1500 यूनिट्स और चली गई, तो 11,400। रेट हमारा वही चल रहा है 9823, कोई चेंज नहीं। 9823 मल्टीप्लाई बाई 12,900, और ये हो गया 126716, और 11,400, 111982। अच्छा देखो, थाउजेंड्स में है, राउंड ऑफ करके ले रहे हैं, आपके और मेरे में एक आध रुपए का फर्क हो सकता है, इग्नोर मारना है उसको, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल वो फिगर्स लिखवा रहा हूं जो स्टडी मैट में लिखी हुई है, 1-2 रुपए ऊपर नीचे ले तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो जी, इशू हो गए ये भी। इसके बाद में ये दोनों भी हो गए। अब फिर से गुड्स मिल गया 10 नंबर के अगेंस्ट। 10 नंबर का है जी परचेज ऑर्डर, ये रहा परचेज ऑर्डर नंबर 10, ये यहां पर रिसीव हो गया, तो 10,000 यूनिट्स रिसीव हुई 9750 से, और उसके बाद में दोनों इशू हैं, 2 इशू और हो गए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आ जाइए, 10,000 की रिसीविंग 25 में, 25 जनवरी 20, 10,000 रिसीव हो गया, प्राइस है 9750, 97500, 1000 में फिगर ले रहे हैं, और आपके पास में अब हो गया 21,400 सामान की कीमत। इसे और इसे दोनों को जोड़ देना है,
उसके बाद में 2 इशू दिखाने हैं और काम खत्म। स्टोर लेजर का ये हो गया आपके पास 111,982 प्लस 97,500 209,482 डिवाइडेड बाई 21,400 इंटू 1000 ये हो गया 9788.8 तो 9789। ठीक है, अब आपके पास में 2 इशू हैं, एक 28 जैन को और एक 31 जैन को। इशू है 4000 और 3200 यूनिट्स का, रेट वही 9789 9789 9789 इंटू 4000 39156 और 3200 इंटू 9789 31,324.8 तो 5 4000 यूनिट कम हो गई 21,400 में से 17,400 और फिर 3,200 और कम हो गई तो 14,200 रेट 9789 9789 17,400 इंटू 9789 17032 8.6 तो 8.6 की जगह 170,328 और 14,200 मल्टीप्लाई बाई 9789 ये हो गया 139,003 3.8 तो 4। ठीक है, एक आध रुपया ऊपर नीचे कोई होता है तो उसको इग्नोर मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टोर लेजर ये आपके पास आ गया, फिगर्स को आप कॉपी कर लो। इस क्वेश्चन के अंदर बाकी कुछ नहीं है, मेन बात ये है कि परचेज ऑर्डर्स की डेट इग्नोर करनी है और गुड्स रिसीव नोट को आपको कंसीडर करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, बाकी बिल्कुल सिंपल है। ठीक है जी, ये बात हमारी समझ में आ गई। अब इसमें छोटे छोटे से पॉइंट जो पूछे हैं वो खटाखट हम निपटा देते हैं। एक इन्होंने पूछा है वैल्यू ऑफ कंपोनेंट यूज, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड, देखिएगा सिंपल सा तरीका है, या तो सारा इशू जोड़ लो, पहले आप लोग ये नोट कर लो, उसके बाद बताता हूं, या तो सारा इशू जोड़कर रिटर्न माइनस कर दो, या फिर जो जो मटेरियल इशू हुआ है सिर्फ उसी को जोड़ो। आराम से देखना, दोनों चीजें मैं बताऊंगा, मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे, आराम से देखिएगा, मेरी बात को सुनना आराम से, क्या चीज बोल रहा हूं मैं। एक बार लिखना छोड़ दीजिएगा, बुक में सेम फिगर है, उतार लेना, 1-2 रुपए आगे पीछे होंगे बस। अब देखो बात को सुनो, मटेरियल कितने का इशू है वो पूछ रहा है। एक तरीका तो क्या है कि सारा का सारा इशू जोड़ के उसमें से रिटर्न माइनस कर दो। दूसरा तरीका यह है कि जोड़ो ही सिर्फ वो जो इशू हुआ है एक्चुअल में, जैसे ये वाला इशू है, ये वाला इशू, ये तो रिटर्न है, इसको इग्नोर कर दो, ये रिटर्न है, इसको इग्नोर कर दो, ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है। तो या तो सिर्फ इशू इशू वाले जोड़ लो या फिर सारे जोड़ो और उसमें से रिटर्न माइनस कर दो, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। तो टोटल हमारे पास 6 इशूज हैं, हम उनको सीधे सीधे जोड़ लेते हैं जितने जितने रुपए के इशू थे। तो हमारे पास इशू नंबर 1 था 29694, 29694 थाउजेंड में सब कुछ प्लस 44541, 44541 प्लस इससे अगला है 21611, 21611 प्लस 14734 प्लस 39156 प्लस 31325 इक्वल टू 29694 प्लस 44541 29694 प्लस 44541 21611 14734 39156 31325 ये हो गया 181061,
81061 और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1000 क्योंकि 1000 में फिगर और इसके आगे 3 जीरो यहाँ पर मैंने बढ़ा दिए। ये हमारी कंपोनेंट्स यूज की वैल्यू आ गई। जो जो इशू हुआ है डिपार्टमेंट्स को वो हमने ले लिया, जो रिटर्न हुए थे वो सब हटा दिए, या फिर सारे जोड़ो और उसमें से रिटर्न माइनस करो। तो पहले जोड़ना पड़ेगा फिर माइनस करना पड़ेगा। एफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में हमारे पास क्या आएगा? मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 181061000, एवरेज स्टॉक से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हमें उठाना है। ओपनिंग स्टॉक आपके पास आ गया 34335, 34335 प्लस क्लोजिंग स्टॉक आ गया 139004, 139004 1000 में था सब कुछ, डिवाइडेड बाई 2। 34335 प्लस 139004 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1000, ये आ गया आपके पास 86669500, 86669500। ओके, एवरेज स्टॉक से डिवाइड कर दीजिए इसको। 181061000 डिवाइड बाई 86669500, 2.089, तो 2.09 टाइम्स हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आ गया। ठीक है जी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी आ गया। इसके 3 पॉइंट और बचे, बस वो 3 पॉइंट खत्म कर लें, फिर मैं आपको बताता हूं। आपके लिए कुछ सरप्राइज अवेलेबल है, आ जाओ। क्वेश्चन ने पूछा है हमसे 3 पॉइंट, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल। तीनों के फॉर्मूले लिखिए, वैल्यू भर के खत्म करेंगे। आ जाओ। पॉइंट नंबर ए है हमारे पास रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम लीड टाइम। यहां पर इसकी कैलकुलेशन और आंसर। सेकंड पूछा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम यूसेज मिनिमम लीड टाइम। ठीक है सर, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आंसर। और सी मिनिमम स्टॉक लेवल, ROL माइनस एवरेज यूसेज मल्टीप्लाई बाई एवरेज लीड टाइम। ठीक है सर जी, फॉर्मूले तो हमने लिख लिए, फॉर्मूले तो हमें आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत मजेदार चीज है। इस क्वेश्चन के अंदर मजेदार बात क्या है, आप अगर क्वेश्चन में जाके देखो हमें एवरेज यूसेज, मैक्सिमम मिनिमम यूसेज, लीड टाइम, ये सब चाहिए। अब जरा आप क्वेश्चन में जाके देखो, जब क्वेश्चन बच्चों के सामने पहली बार आया तो बच्चों के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। रीजन, हमसे रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम मिनिमम लेवल मांग रहा है क्वेश्चन, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में बस इतना ही डेटा है। इस डेटा से तो स्टोर लेजर बनती है सर। चलो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी निकल गया इससे। हमने भाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकाल लिया, स्टोर लेजर बना ली, हमने कितना मटेरियल यूज जो है वो निकाल लिया। क्लोजिंग स्टॉक पूछोगे वो भी बता देंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना है। पर सर ये स्टॉक लेवल्स यहां से कैसे निकलेंगे? बच्चों बहुत मजेदार बात है, आपने बचपन में खेल खेला है आई स्पाई, इसको इंडिया में आई स्पाइस या छुपम छुपाई बोलते हैं। तो छुपम छुपाई सबने खेला है, सब छुप जाते थे। ऐसे ही इस क्वेश्चन ने चीजों को छुपा रखा है। बहुत मजेदार चीज है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन।
तो इस क्वेश्चन के अंदर जिसने क्वेश्चन किया है वो तो एकदम से कर देगा, जिसने क्वेश्चन नहीं किया वो नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन के अंदर क्या चीज है, जैसे पहले मैं यूसेज की बात करता हूं। यूसेज का मतलब क्या होता था, यूसेज का मतलब होता था कि स्टोर कितना मटेरियल फैक्ट्री को इशू करता है, यानी कंजम्पशन मटेरियल की कितनी होती है। तो वो दिया हुआ तो है स्टोर ने कितना इशू करा है, जरा देखो जितने भी ये मटेरियल रिक्विजिशन हैं जो इशू वाले थे 3000 और आपका 4500 और आपका उसके बाद में 2200 और आपका 1500 और 4000 और 3200, जो मटेरियल इशू है वही तो मटेरियल की कंजम्पशन है। अब आप जरा आके देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आप लोग देखें तो जहां जहां पर हमारा इशू हो रहा है, इशू को टिक करते हैं हम लोग। ये देखिए ये जो हमारा इशू हो रहा है डिपार्टमेंट्स को, ये वाला ये वाला, ये टोटल 6 इशू हैं अलग अलग, ये सारे के सारे ही है मटेरियल कंजम्पशन। अच्छा रिटर्न को कंसीडर नहीं करना, ठीक है ना। अब हमें निकालनी है वर्किंग नोट में, अगर मैं निकालूं वर्किंग नोट, सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं यूसेज, कैलकुलेशन ऑफ, साथ में लिखना है आप लोग को मैक्सिमम मिनिमम एंड एवरेज यूसेज। बहुत सिंपल है, बहुत आसान, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम यूसेज, मिनिमम यूसेज, एवरेज यूसेज। मैक्सिमम मिनिमम और एवरेज, हमारे स्टोर से जितना भी मटेरियल इशू हुआ है आप उसकी क्वांटिटी मेरे को बताओ और उसमें बताओ मैक्सिमम क्वांटिटी आखिर कितनी है। 1 मिनट में आप लोगों को इसका सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। बहुत 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 ज्यादा आसान, ये नोट कर लीजिए, आराम से देख के बताइए। मेरे पास टोटल 6 ऑप्शंस हैं, टोटल मेरे पास 6 ऑप्शंस हैं। मैंने 6 बार मटेरियल इशू किया है पूरे टाइम में, पूरे महीने में। उसमें से आप ये बता दीजिए कि मैक्सिमम यूसेज कब हो रहा है। देखिए ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, टोटल 6 हैं, मैं आपको हाईलाइट करता हूं। ये टोटल 6 टाइम हमने मटेरियल इशू किया था, इसमें से आप ये बता दीजिए मैक्सिमम कौन सा वाला है। तो मैक्सिमम मुझे दिख रहा है 4500 और रिक्विजिशन नंबर है इसका 12। तो हमारा जो मैक्सिमम यूसेज होगा वो 4500 यूनिट्स आपके पास आ जाएगा। और इसमें मैं लिख भी देता हूं रिक्विजिशन नंबर, क्वेश्चन में था इसका रिक्विजिशन नंबर 4500 का 12। ओके, अब मिनिमम यूसेज आप लोग को बतानी है कि मिनिमम यूसेज कितनी आ रही है। इन 6 ऑप्शंस में सबसे कम कौन सा है, 1500, रिक्विजिशन नंबर 14, 1500 यूनिट्स, रिक्विजिशन नंबर 14। इसे याद रहेगा कि कहां से उठाया था आपने, रिक्विजिशन नंबर लिखने से, एग्जाम में इग्नोर कर सकते हो आप इसको। एवरेज यूसेज बताइए, 4500 प्लस 1500 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 3000 यूनिट्स। लो जी, हो गए, यूसेज आपके पास निकल आई, मैक्सिमम मिनिमम और एवरेज। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। यहां पे मैं वर्किंग नोट पे लगा देता हूं फर्स्ट। सेकंड, मेरे को चाहिए लीड टाइम्स, अलग अलग लीड टाइम्स देने। लीड टाइम में मेरे को क्या क्या चाहिए जरा मैं देख लेता हूं। मुझे मैक्सिमम भी चाहिए, मिनिमम भी चाहिए और एवरेज भी चाहिए, तीनों ही चाहिए। ओके सर, ठीक है, आ जाओ। लीड टाइम्स के अंदर हम लोग लिख लेते हैं फिर से, लीड टाइम ढूंढना बताऊंगा। मैक्सिमम लीड टाइम और मिनिमम लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम। मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज लीड टाइम। लीड टाइम का क्या मतलब होता था, इसे नोट करिए फिर मैं बताता हूं। लीड टाइम का क्या मतलब होता था, लीड टाइम का मतलब होता था हमने जब सप्लायर को फोन किया तब से लेकर हमारे यहां तक सामान आने में कितना टाइम लगेगा। लीड टाइम का या रीऑर्डर पीरियड, डिलीवरी पीरियड, यही मतलब है। बहुत आसान है।
हमने सप्लायर को जब फोन किया और हमारे पास सामान आने में कितना टाइम लगा। अब जरा देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर जिस चीज को मैं कहता आ रहा था इररेलीवेंट है, इररेलीवेंट है, इररेलीवेंट है, एक्चुअली वो बहुत रेलिवेंट है क्वेश्चन के लिए। दैट इज परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर की जो डेट है यही है जब आपने सप्लायर को फोन किया कि सामान भिजवा दो 10,000 यूनिट 9930 की, और सामान ये आया कब, ये गुड्स रिसीव कब हुआ, ये रिसीव हुआ 5th ऑफ जनवरी को। तो 15th दिसंबर का ऑर्डर 5th जनवरी को मिला है। इसके बीच का जो गैप है वही है हमारा लीड टाइम। ऐसे कितने परचेज ऑर्डर है हमारे पास, 1 2 3 और आपके पास गुड्स रिसीव नोट 1 2 और 3। तो 3 बार हमारे पास गुड्स रिसीव हुआ है, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, और 3 हमने परचेज ऑर्डर दिए हैं। तो 3 हमारे पास ऑप्शन है, हमें तीनों चेक करने पड़ेंगे कि किस डेट पे दिया था और किस डेट से किस डेट तक हमें मिला। तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा एक बार। तो ऑर्डर डेट और गुड्स रिसीविंग डेट और उनके बीच में कितना गैप था। तो यहां पर हम एक बना लेते हैं छोटी सी टेबल। इसमें हम जो भी परचेज ऑर्डर नंबर है उसको हम मेंशन कर देंगे, उसकी डेट मेंशन कर देंगे। परचेज ऑर्डर नंबर, उसकी डेट। परचेज ऑर्डर को मैं पीओ लिख दूं, परचेज ऑर्डर और परचेज ऑर्डर की डेट, ठीक है। गुड्स रिसीव नोट का तो ठीक है, जीआरएन और गुड्स रिसीविंग डेट, और यहां पर हम लोग निकाल लेंगे डिलीवरी टाइम या लीड पीरियड, ठीक है। आ जाइए, 3 ही है सिर्फ। परचेज ऑर्डर नंबर 8, डेट है 15 दिसंबर 19। गुड्स रिसीव नंबर 8, डेट है 5th जनवरी 20। दूसरा परचेज ऑर्डर है 9 और उसके बाद में है फिर 10 आ गया। 9th की डेट है परचेज ऑर्डर की 30th दिसंबर, और जीआरएन 9 नंबर है 13th जनवरी 20। इसके बाद में फिर हमारे पास परचेज ऑर्डर है 10 जिसकी डेट है, परचेज ऑर्डर 10 7th ऑफ जनवरी, और जीआरएन 10 है हमारा 25th जनवरी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब आपको डेज बताने हैं। डेज कैसे कैलकुलेट होते हैं? डेज कैलकुलेट करने का तरीका है कि हमें कोई, जैसे 15th को आपने ऑर्डर दिया, ठीक है, तो 15th को ऑर्डर दिया तो पहला एक दिन पूरा कब होगा, 15 से 16th तक। जैसे आपने 15th को 2 बजे ऑर्डर दिया तो अगले दिन के 2 बजे आपका एक दिन पूरा होगा। तो गिनना कैसे, 15 को छोड़ दो, सीधे किससे चालू करो, 16, एक दिन हो गया। तो 15 से 16 एक दिन, 17th 18th 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, दिसंबर का महीना है 31। 1 2 3 4 5th को रिसीव हुआ है तो 15 और 6 21 डेज। आप लोग कैसे गिनते हैं, आप लोग अपने हिसाब से गिन सकते हैं। ध्यान रखना है कि जिस दिन ऑर्डर दिया है उस दिन को काउंट नहीं करना, क्योंकि 15th को ऑर्डर दिया है तो 15 से 16 तक एक दिन पूरा होगा। ओके, अच्छा अब 30 से गिनते हैं। 30 को छोड़ दो, 31 एक दिन हो गया, 1 अच्छा 14 डेज आ गए सीधे। 7th ऑफ जनवरी तो 8th 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो ये हो गए 18 डेज, ठीक है जी। ये मेरे पास तीनों दिन निकल आए। आप लोग दिन अपने पास निकाल के एक बार चेक कर लो। ठीक है, अब आपको बताना है कि मैक्सिमम लीड टाइम कितना है। तो मैक्सिमम लीड टाइम 21 डेज। 15 तारीख का ऑर्डर था, 5 तारीख को मिला है, तो आपके पास आ गया 21 डेज। मेंशन नहीं करना कैसा है, नीचे टेबल बना रखी है। मिनिमम डेज कितने हैं, 14 डेज। एवरेज कैसे निकलेगा, 21
प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 21 प्लस 14 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास आ गया 17.5 डेज एवरेज। तो कोई बात नहीं, जो भी एवरेज आ रहा है इसमें हमें कोई खास दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद में अब हमारे को डेज आ गए हैं, डिलीवरी पीरियड आ गए हैं सारे के सारे, हमारे पास यूसेज आ गई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधे वैल्यू भरनी है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अभी भी आप एक जगह पे अटकोगे, वो मैं बताऊंगा कहां पर। मैक्सिमम यूसेज बताइए कितनी है। मैक्सिमम यूसेज हमारे पास आ गई 4500 यूनिट्स और लीड टाइम कितना आ गया 21 डेज। देखो क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है। किस तरह से हमारे सामने स्टोर लेजर के लिए डेटा है, उसी डेटा के अंदर लीड टाइम भी है, यूसेज भी है, सब कुछ इसी के अंदर है। अभी मजेदार बात आपको पता चलेगी, आरओक्यू भी इसके अंदर है। क्वेश्चन में हमें आरओक्यू की जरूरत पड़ेगी, वो भी है इसके अंदर, सब है इसके अंदर, बस देखना आना चाहिए। 4500 इंटू 21 94,500 यूनिट्स हो गया आपका ROL। ओके, बच्चे फंसे होंगे या इस क्वेश्चन में नहीं फंसे होंगे? लास्ट क्वेश्चन है आपका मटेरियल चैप्टर का, सोच के देखिए, फंस गए होंगे बच्चे। 94,500 यूनिट ROQ चाहिए, माइनस मिनिमम यूसेज हमारे पास है 1500 यूनिट्स और मिनिमम लीड टाइम है 14 डेज। यहां पर आंसर आ जाएगा ROL 94,500 माइनस एवरेज यूसेज है हमारे पास 3000 यूनिट्स और एवरेज लीड टाइम है 17.5 डेज। राउंड ऑफ भी कर सकता है बच्चा, पर एवरेज ऐसे ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3000 इंटू 17.5 52,500 माइनस 94,500, ये हो गया 42,000 यूनिट्स। ठीक है, आप लोग को ढूंढ के बताना है कि क्वेश्चन के अंदर बिना सॉल्यूशन को देखे ROQ कितना है। ROQ का मतलब है रिपीटेड ऑर्डर क्वांटिटी। आखिर हम किस क्वांटिटी को बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन में देखते ही आपको पता चल जाएगा कि रिपीटेड ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है। रिपीटेड ऑर्डर क्वांटिटी, बार बार जिस क्वांटिटी का ऑर्डर दिया जाता है, ROQ। ओके सर, देखते हैं, बताते हैं। तुम लोग बहादुर हो, हमारे शेर हो, हमारे जवान हो, मेहनती हो, आप लोग को बताना है कि बार बार क्वेश्चन कौन सी क्वांटिटी को रिपीट कर रहा है। सबसे पहले ऑर्डर दिया कितनी क्वांटिटी का 10,000, फिर ऑर्डर दिया 10,000, फिर एक बार फिर से ऑर्डर दिया 10,000। बताओ कौन सी क्वांटिटी रिपीट हो रही है? 10,000 10,000 10,000। ओके, यहां से मिलता ये 10,000 यूनिट से हमारा ROQ, बार बार इसी का ऑर्डर दिया जा रहा है। इसमें लिखेंगे ऑब्जर्व्ड, कहीं क्वेश्चन ने बताया नहीं, हमने खुद ढूंढा है, क्योंकि हम इंटेलिजेंट है, बहादुर है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो 10,000 यूनिट्स का आपका ROQ आ गया। हमारे को ये चाहिए थी मैक्सिमम स्टॉक के अंदर। आ जाइए, मैक्सिमम स्टॉक के अंदर 10,000 यूनिट्स रख देते हैं। 94,500 प्लस 10,000 माइनस ये हमारे पास आ गया 83,500 यूनिट्स। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया और खूबसूरत क्वेश्चन। क्वेश्चन खत्म, काम खत्म। चलो एक गलती बताता हूं इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर एक मिस्टेक है, लेकिन उसका कुछ कर नहीं सकते, कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास उस चीज का। ध्यान से देखो, ROL कितना है 94,500, मैक्सिमम स्टॉक कितना है 83,500। मैक्सिमम स्टॉक से ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो इनका मैक्सिमम स्टॉक गड़बड़ हो गया है, क्योंकि ROQ इन्होंने 10,000 ले लिया। अगर ये 20 या 30 कर देते ना इसको 10 की जगह, तो बेटर होता, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले से ऐसी कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो अगर कभी ऐसा हो ना कि लॉजिकल कोई चीज गलत दिख रही है आपको एग्जाम में, लेकिन एज पर डेटा और फॉर्मूले से आंसर आपका गलत आ रहा है, तो इग्नोर मारना है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं एग्जाम में कि उनका डेटा ऐसा होता है कि लॉजिकली गलत दिख रहा है, पर फॉर्मूला लगा के आंसर तो आ रहा है। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला लगा के आंसर तो आ गया, लेकिन लॉजिकली मैक्सिमम स्टॉक ROL से कम नहीं होना चाहिए था, ये लॉजिक है। तो एग्जाम के अंदर एक बात ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन के डेटा को ही इस्तेमाल करना है, लॉजिक्स नहीं लगाने। लॉजिक्स यहां पर दिए जा रहे हैं आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए,
कहीं कंसेप्ट में चूको उसके लिए। फॉर्मूले में डेटा भरा, आंसर आ गया, आपके नंबर आपकी पॉकेट में आ गए, और ये हो गया हमारा मटेरियल चैप्टर का काम तमाम। बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां सर। अब तो बता दो क्या सरप्राइज है। चलो मैं आपको बताता हूं। हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए, सब कुछ हो गया। अब जरा देखो, हमारी जो बुक है, उस बुक के अंदर अब आप जाएंगे लास्ट पेज पर, और आपको सिखाया जाएगा कि आखिर इस पेज का इस्तेमाल किया कैसे जाता है। आराम से समझिए। जब आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, वहां पर है सजेस्टेड रिवीजन, बहुत ध्यान से देखना, बहुत मेहनत करके बनाया गया है। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर है, पूरा आराम से देखते हैं। देखो, इसको अच्छे से समझना जरूरी है, बहुत काम की चीज है। यहां पर क्वेश्चन नंबर है, सबसे पहले बीक्यू है। बीक्यू यानी बुक के क्वेश्चन, उसमें स्टडी मॉड्यूल, आईसीआई का आरटीपी, एमटीपी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कवर है, सारे के सारे कर चुके हैं हम। ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, आप लोग को पता नहीं है। 42 बीक्यू कर चुके हैं आप। फिर पीवाईक्यू है, कितने पीवाईक्यू कर चुके हैं? 32। आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन आप कर चुके हैं? 74। ओ माय गॉड, ये आप लोगों ने ही किए बच्चों, ठीक है। अच्छा, मटेरियल बड़ा चैप्टर है, ये एक बड़ा चैप्टर है, तो आगे वाले चैप्टर्स इससे छोटे होंगे या इसके इक्वल होंगे। इससे बड़ा और चैप्टर आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। बस इसी कोस्टिंग का हर चैप्टर का इतना ही लेवल है। इसके बाहर से अब मटेरियल का कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। दैट्स इट, बात खत्म। तो आप ये समझिए, ऐसी हर एक चैप्टर को हमें करना है, उनके बाहर से कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो एक तो बीक्यू हो गए हमारे पास, और पीवाईक्यू हो गए, क्लियर है। मैंने देखिए यहां पर क्या करा है, आप लोगों ने जो अपनी नोटबुक बनाई है, प्रैक्टिकल बुक, कंसेप्ट बुक और प्रैक्टिकल बुक दो हैं। तो जो प्रैक्टिकल वाली बुक है, वहां पर आप अपने रजिस्टर पर पेज नंबर डाल दीजिएगा, 1 2 3 4। अच्छा, हर पेज पे डालने की जरूरत नहीं है, आगे पीछे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरीके से डाल दीजिएगा। तो आप लोग वहां पर क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना, मतलब पेज नंबर मेंशन कर देना। अब होगा क्या, पेज नंबर मेंशन करने से क्या होगा वो बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन 1 2 3 है, तो ये 5th पर है, ये 10th पर है, ये 15 पर है, ऐसे पेज नंबर पड़े हुए हैं, ये 25 पर है, ऐसे, ठीक है। ये पेज नंबर डल गए। अब हमारे पास है ये फर्स्ट और सेकंड डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन का क्या मतलब है? फर्स्ट डिवीजन का मतलब है कि ये आपको अभी, जैसे ही कोई चैप्टर पूरा खत्म होगा उसके बाद करना है। आप इसमें देखेंगे सारे क्वेश्चंस पे वाई है, यानी सारे क्वेश्चन करने हैं फर्स्ट डिवीजन में। फिर सेकंड डिवीजन, उसमें भी सारे क्वेश्चंस पे वाई है। वो कब करना है? वो करना है जब आपका 50% कोर्स हो जाएगा खत्म। वो कब खत्म होगा वो मैं बताऊंगा, तब आपको सेकंड डिवीजन करना है, उसमें ही सारे क्वेश्चन करने हैं। फिर आता है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिवीजन। देखो, इतनी इंटेंस क्लास चल रही है, इतने हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, इतना कंसेप्ट पे टाइम दे रहे हैं, तो चैप्टर तो स्ट्रांग है आपका, अभी पूरा कॉन्फिडेंस होगा। फर्स्ट रिवीजन जब आप करोगे कल, तो आपको इसका पूरा का पूरा, पूरी की पूरी ग्रिप और स्ट्रांग हो जाएगी। फिर आधा कोर्स होने के बाद जब करोगे, फिर और ग्रिप स्ट्रांग हो जाएगी। तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिवीजन में सारे क्वेश्चंस करने की नीड नहीं होती, तो उसमें आपके लिए कुछ क्वेश्चंस कम किए गए हैं। तो जो क्वेश्चंस यहां पर मैंने लिखे हैं, वो सारे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिवीजन आप कैलकुलेटर पे आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में है रिवीजन ड्यूरिंग एग्जाम। देखो होता क्या है, अब एग्जाम से पहले आपको सिर्फ एक पूरा दिन मिलता है रिवीजन करने के लिए, उसमें आप सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो उसमें बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जिनमें सारे कंसेप्ट डले हुए हैं। तो मैंने अपने हिसाब से वाई लगा के दिया है, आप इसको मानते हैं तो बेटर है, आप अपने हिसाब से ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा रिवीजन शेड्यूल है। इसके अलावा आपको जो भी कोई भी की पॉइंट मिलेगा रिवीजन करते हुए, जैसे आपको किसी क्वेश्चन में मिलता है कि यहां पर सी फिक्स है, तो आप लिख सकते हैं सी इज फिक्स्ड हेयर। तो ये आपको याद रहेगा कि इस क्वेश्चन में ये हमने ऑब्जर्व किया था कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट यहां पर फिक्स है। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं या जो भी आपको दिक्कत लग रही है, लग रहा है कि ये मेन पॉइंट है, इस क्वेश्चन का की पॉइंट है, ये हमें नोट करना चाहिए, वो आप नोट कर लेंगे। तो आपके पास पूरे चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं वो हो गए, कितनी बार कब रिवीजन करना है वो हो गया, एग्जाम से एक दिन पहले कौन से क्वेश्चन रिवाइज करने वो भी आपके पास आ गया, और उनके की पॉइंट्स भी आ गए। अब मुद्दा आता है, ये पेज नंबर जो लिखवाया था सर आपने, वो किस लिए? देखो बेटा, 400 पेज के 2 रजिस्टर बनेंगे न्यूमेरिकल के, ठीक है ना, कॉस्टिंग के। उन 400 पेज में आपको मान लो रिवाइज करना है एग्जाम से एक दिन पहले क्वेश्चन नंबर 9, तो उसको ढूंढते रहोगे क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ है। हमें तो बहुत कम क्वेश्चन करने हैं एग्जाम से एक दिन पहले, धीरे धीरे रिवीजन करते हुए क्वेश्चन हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। जो बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है वो करके जाने हमें। तो उस टाइम पे क्या क्वेश्चन नंबर 9 पन्ने पलट के देखोगे? कल मेरा पेपर है, आज मैं पन्ने पलट के देखूंगा? बिल्कुल भी नहीं। हम सीधे जाएंगे पेज नंबर 25 पर, जो हमने पहले ही लिख दिया था। तो आप लोग अपने रजिस्टर पे क्या करेंगे, पेज नंबरिंग करेंगे,
वो पेज नंबर यहाँ पर आप लिखेंगे हर BQ PYQ के आगे कि कौन से पेज पर है, और कोई भी ऑब्जर्व करते हैं पॉइंट रिवीजन में तो वो सारा का सारा आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो कल आपकी जो छुट्टी है आपको ये सजेस्टेड रिवीजन भरना है, और उसके बाद आपको कोस्टिंग के पेपर तक दुनिया में कोई परेशान नहीं कर सकता। तो ये बहुत सिस्टमेटिक रिवीजन है, हर चैप्टर के बाद आपको मिलेगा और बहुत आराम से ये फिल हो जाएगा। उसके बाद में आपका पूरा का पूरा रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है जी, एक तो पॉइंट नंबर ये 1। पॉइंट नंबर 2, कल आपकी छुट्टी है। बिल्कुल सर। छुट्टी में पूरा रिवीजन करोगे? यस सर। पूरा मटेरियल चैप्टर रिवाइज कर लोगे? यस सर। आप लोगों को मिलती है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के अंदर मैंने क्या किया है, यूनिट टेस्ट, हर चैप्टर का टेस्ट है। तो जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे पास हर चैप्टर का टेस्ट है, और लास्ट में 100 मार्क्स के पूरे सैंपल पेपर हैं। जैसा ICAI पूछता है बिल्कुल वैसा ही सैंपल पेपर है। तो कल आप लोग जैसे छुट्टी लेंगे तो पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद में आप वो लोग पेज नंबर रजिस्टर वगैरह के मेंशन करेंगे, कोई पॉइंट ऑब्जर्व होता है वो। उसके बाद में आप मटेरियल का टेस्ट देंगे और ये देखेंगे कि क्या आप अपने चैप्टर को अगर एग्जाम में पूछा जाए तो कर पाते हैं या नहीं। तो हर चैप्टर के बाद आपको टेस्ट देना है, और जब आपका कोर्स पूरा खत्म हो जाएगा और आपका पहला और दूसरा रिवीजन दोनों खत्म हो जाएंगे, फर्स्ट रिवीजन जो क्लास के साथ चल रहा है, सेकंड रिवीजन जो कोर्स खत्म होने पे करना है, उसके बाद में 100 मार्क्स वाले टेस्ट भी आपको देना है। फिर कॉन्फिडेंस देखना क्या फील होगा कि हाँ पूरी तरीके से हम तैयार हैं। इनके सारे के सारे सॉल्यूशन मैंने डाले हुए हैं, क्योंकि हमारी बुक में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसके बाहर से कुछ पूछा जा सके ICAI का, इसलिए ये टेस्ट के क्वेश्चन भी आपको हमारी बुक में से ही मिलेंगे। रीजन मैंने बुक के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा जो ICAI पूछे, तो ये जो टेस्ट मिलेंगे वो भी आपको बुक के अंदर से मिलेंगे। मैंने इनके पहले टेस्ट लिख दिए, उसके बाद में सॉल्यूशन भी है। पेज नंबर आपके पास गिवन है, ये टेस्ट बुक आपके पास ऑलरेडी पहुंची हुई है। टेक्स्ट बुक हमने ब्लैक एंड व्हाइट रखी है। क्लास के अंदर जैसे हमारे क्वेश्चन होते हैं, तो क्लास के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस के अंदर क्या रहता है, जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये पढ़ने के लिए ठीक है। एग्जाम में तो ऐसा हाईलाइट नहीं आएगा। तो टेस्ट में जो आप क्वेश्चन देखेंगे वो कैसे मिलेंगे, जैसे एग्जाम में आपको मिलेगा। तो टेस्ट के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे वो कोई हाईलाइटेड नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बताया जाएगा, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे मिलेगा आपको। तो टेक्स्ट बुक इसीलिए मैंने ब्लैक एंड व्हाइट बनवाई है, जिससे बिल्कुल एग्जाम वाली ही फील आपको आनी चाहिए, उसमें कुछ बोल्ड नहीं है, प्रॉपर वे में। अच्छा जी, इसके बाद में आपका अब आ जाते हैं मटेरियल चैप्टर पूरा। तो पहले मैं यहां तक क्लोज करता हूं मैटर। हर चैप्टर के बाद हमें क्या करना है, हर चैप्टर के बाद हमें सजेस्टेड रिवीजन के अंदर अपने रजिस्टर के पेज नंबर लिख देने हैं। पहला रिवीजन जैसे ही क्लास खत्म होगी, जो भी चैप्टर खत्म होगा उसके अगले दिन आप लोग छुट्टी लेंगे और पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिवीजन पूरा करने के बाद में आप लोगों को कोई भी ऑब्जर्वेशन मिलती है वो आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। सेकंड रिवीजन आधा कोर्स खत्म होने के बाद, उसके बाद में थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिवीजन, ये आपके चलते रहेंगे इन फ्यूचर। जैसे कोई और पेपर आप लोग पढ़ रहे हो, जैसे टैक्स पढ़ रहे हो आप लोग, लो पढ़ रहे हो, तो उसके साथ इवनिंग में आधा घंटा दे दिया या 15 मिनट दे दिए, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिवीजन इस तरह से चलते रहेंगे। फिर एग्जाम से जो पहले वाला रिवीजन है वो एग्जाम से जस्ट 1 महीने पहले वाला होता है, और आप लोग ये मान के चलिए 80 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। मैं पक्की बात बता रहा हूँ, 90 मार्क्स हर अटेम्प्ट में आते हैं, इसी प्रोसीजर से आते हैं, पूरा सिस्टम है और इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अलावा आप लोग कल टेस्ट देंगे, तो हम करते हैं पूरी इस बात को कंपाइल। कल आपको एक तो पूरा रिवीजन मारना है, दूसरा कल आपको रिवीजन करने के बाद में टेस्ट देना है। आ जाइए अब एक और सरप्राइज, दैट इज क्विक रिवीजन बुक। ये रिवीजन बुक बहुत मेहनत करके मैंने बनाई है। इस रिवीजन बुक का इस्तेमाल आप लोग कोर्स पूरा होने के बाद ही करेंगे। मैं हर चैप्टर के बाद इसकी हेल्प से आपको रिवाइज करवाऊंगा पूरा चैप्टर। आप लोग जो इसका इस्तेमाल करेंगे वो पूरा कोर्स खत्म होने के बाद करेंगे। कोर्स खत्म होने के बाद आपने रिवीजन बुक उठाई नहीं और आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाया करेगा। एग्जाम से पहले भी आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है। तो आज हम लोग चालू करते हैं मटेरियल चैप्टर का रिवीजन। देखो जी, मटेरियल चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था ROQ, ऑर्डर साइज, जो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिपीट करता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर को प्लेस करने में जो कॉस्ट लगती है उसे ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए A डिवाइड बाई ROQ मल्टीप्लाई बाई O। ए का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज, आप लोगों को साथ साथ बोलना है, डिवाइड बाई ROQ रिपीटेड ऑर्डर क्वांटिटी, और O का मतलब कॉस्ट पर ऑर्डर। ओके, नंबर ऑफ ऑर्डर डेसिमल्स में नहीं होने चाहिए, उन्हें हम राउंड ऑफ कर देंगे। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट, आपकी स्टोरेज कॉस्ट और ऑब्सिलेंस आएगा। ये पर यूनिट पर एनम एक यूनिट के लिए बताई जाती है। एनुअल निकालनी हो तो अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं है
तो हाफ ऑफ आर ओ क्यू इंटू सी, और अगर सेफ्टी स्टॉक है तो हाफ ऑफ आर ओ क्यू इंटू सी प्लस सेफ्टी स्टॉक इंटू सी। सेफ्टी स्टॉक को हम 1/2 नहीं करते। सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है ऐसा आरओक्यू जिस पर ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट बराबर हो जाए। तो हमारे पास जो ऑर्डर साइज है वो इस तरह से रहते हैं, आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है, कैरिंग कॉस्ट बढ़ती है। जहां ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगे उसके नीचे जो भी आरओक्यू होगा उसी आरओक्यू को हम बोलेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। निकालने का फॉर्मूला √2a o डिवाइड बाई सी। ए का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज क्वांटिटी में, ओ का मतलब कॉस्ट पर ऑर्डर और सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इसके बाद था हमारे पास रीऑर्डर लेवल, ऑर्डरिंग लेवल या रीऑर्डर पॉइंट। इसके हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, मैक्सिमम यूसेज मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, या फिर एवरेज यूसेज एवरेज रीऑर्डर पीरियड प्लस मिनिमम स्टॉक। मिनिमम स्टॉक की जगह हम सेफ्टी स्टॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल में क्या होता था, आरओएल से ही बनाए, आरओएल माइनस एवरेज कंजम्पशन एवरेज लीड टाइम। मैक्सिमम स्टॉक में आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम लीड टाइम। एवरेज स्टॉक लेवल के दो फॉर्मूले, मैक्सिमम स्टॉक प्लस मिनिमम स्टॉक डिवाइड बाई 2, और दूसरा हाफ ऑफ आरओक्यू प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल। डेंजर स्टॉक लेवल के दो फॉर्मूले हैं, प्रीफर्ड से पहला है एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाई इमरजेंसी लीड टाइम, यही प्रीफर्ड है। दूसरा है मिनिमम यूसेज, वो प्रीफर्ड नहीं है, अगर मजबूरी हो तभी लगाएंगे, ठीक है। एबीसी एनालिसिस क्या कहता है, एबीसी एनालिसिस कहता है कि मटेरियल को हम तीन पार्ट में बांटेंगे। ए कैटेगरी में वो होगा जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, बी में मीडियम वैल्यू वाला, और सी में लोएस्ट वैल्यू वाला। वैल्यू अगर हमसे पूछी जाए थ्योरी में तो 70-20-10, क्वांटिटी उल्टी 10-20-70। जो ए कैटेगरी में आएगा उसके ऊपर कंट्रोल हाईएस्ट होगा, जो सी में होगा उस पर लोएस्ट, और बीच वाले पर मीडियम। इसके बाद में हमारे पास है वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल में पहले हम परचेज प्राइस रखेंगे, उसमें से ट्रेड और क्वांटिटी डिस्काउंट माइनस कर देंगे, लेकिन कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होगी। कोई भी सब्सिडी ग्रांट इंसेंटिव मिलेगा गवर्नमेंट से, माइनस कर दिया जाएगा। कोई भी रोड टैक्स टोल टैक्स ऐड कर दिया जाएगा। जीएसटी अगर आईटीसी अवेलेबल नहीं है तभी ऐड करेंगे, वरना ऐड नहीं करेंगे। कस्टम ड्यूटी ऐड होगी, इंश्योरेंस कमीशन ऐड होगा, फ्रेट ऐड होगा। कंटेनर्स की या ड्रम्स की या पैकिंग मटेरियल की नेट कॉस्ट ऐड होगी। जैसे 10,000 में हमारे पास कंटेनर आया और 5,000 में वापस जा रहा है तो सिर्फ 5,000 ऐड होंगे। अगर कंटेनर 10,000 में आया और वापस भी 10,000 में जा रहा है तो कुछ ऐड नहीं होगा। व्हेन नॉट रिटर्नेबल, कंटेनर या तो वापस ना हो तब जोड़े जाएंगे, या फिर रिटर्नेबल लो प्राइस पर होंगे तो जोड़े जाएंगे। अगर रिटर्नेबल है 10,000 का पड़ा है और 10,000 में ही वापस हो रहा है फिर कुछ ऐड नहीं होगा। टोटल कॉस्ट आ जाएगी, उसे इफेक्टिव यूनिट से डिवाइड करेंगे। इफेक्टिव यूनिट का फॉर्मूला है टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस और माइनस प्रोविजन फॉर फर्दर शॉर्टेज। कोई भी प्रोविजन अगर मटेरियल चैप्टर में बनाया जा रहा है मटेरियल के लॉस के लिए तो वो नॉर्मल लॉस माना जाएगा। कॉस्ट पर यूनिट आपके पास आ जाएगी। नोट्स, कैश डिस्काउंट, इनडायरेक्ट टैक्स अगर आईटीसी अवेलेबल है, डेमरेज, डिटेंशन चार्ज, पेनल्टी, ये सब चीजें कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती। तो कैश डिस्काउंट हो गया, कोई भी जीएसटी हो गया जिसका आईटीसी अवेलेबल है, डेमरेज, डिटेंशन, पेनल्टी, ये एबनॉर्मल थे तीनों, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। जीएसटी जो पे होता है वो नेट परचेज प्राइस पे होता है। नेट परचेज प्राइस का मतलब लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट या क्वांटिटी डिस्काउंट माइनस करके। तो जीएसटी उस प्राइस पर अप्लाई होता है जो इफेक्टिव प्राइस है, यानी लिस्टेड प्राइस, उसमें से पहले डिस्काउंट हटाओ उसके बाद जीएसटी लगेगा। फ्रेट जो किराया है वो अगर दो मटेरियल के बीच में बांटना हो तो वेट के रेशो में बांटा जाएगा। जीएसटी, कस्टम ड्यूटी या इंश्योरेंस दो मटेरियल के बीच में बांटा जाए तो वैल्यू के बेसिस पर बांटा जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस वैल्यू से लिंक होता है और फ्रेट वेट से लिंक होता है। तो रेल का किराया अगर बांटना है दो मटेरियल में तो फ्रेट वेट के बेसिस पे बांटिए, और अगर जीएसटी, कस्टम ड्यूटी या इंश्योरेंस ये सब कुछ बांटना है तो वैल्यू के रेशो पे आप लोग इसको बांटेंगे। नॉर्मल लॉस, स्टैंडर्ड लॉस या अनअवॉइडेबल लॉस के लिए हम क्या करते थे, इसे एवरेज लॉस भी बोलते हैं कंसर्न इंडस्ट्री का। इसको कस्टमर सफर करते हैं, कस्टमर बियर करेगा इसको। कस्टमर कैसे बियर करेगा सर, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी परचेज होगी नॉर्मल लॉस के नाम पर सिर्फ क्वांटिटी माइनस करेंगे, वैल्यू माइनस नहीं करेंगे। अब हमें एक चीज 1000 की 100 यूनिट पड़ रही थी, अब वही 1000 में 90 यूनिट्स पड़ेंगी तो 11.11 कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगी। और ये कॉस्ट पर यूनिट कौन देगा, कस्टमर ने देना है। मैन्युफैक्चरर ने तो प्रोडक्ट बनाकर बेच देना है और उसकी जो कॉस्ट बियर करेगा वो कस्टमर, तो हमारे ने कस्टमर के ऊपर ट्रांसफर कर दिया।
इसी जगह पे अगर हम बात करें एबनॉर्मल लॉस की, तो ये ओवर एंड अबव नॉर्मल लॉस जो भी होगा वो एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। इसे बिजनेसमैन सफर करता है और अपने P&L में डेबिट कर देता है। इसका अगर हम देखें कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन होती है, तो परचेज ली जाएगी, क्वांटिटी माइनस होगी, लेकिन वैल्यू भी माइनस होगी। ये वैल्यू जाएगी कहां? कॉस्टिंग P&L में। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पहले भी 10 थी तो अब भी आपकी 10 रुपए ही रहेगी, क्योंकि जो भी नुकसान हुआ वो बिजनेसमैन ने अपना मान लिया। ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के अंदर हमें क्या करना होता था? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करना होता था। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड अगर पूछे तो क्या करना है? 365 को इन्वेंट्री टर्नओवर से डिवाइड कर देना है, तो कितने दिन में हमारा स्टॉक मूवमेंट में आता है वो हमारे पास आ जाएगा। स्टोर लेजर जो अभी हमने बिल्कुल लेटेस्ट कंसेप्ट पढ़ा है, इसमें रिसीट, इशू और बैलेंस 3 कॉलम होंगे। रिसीट वाले कॉलम में जो भी परचेज होगी वो आ जाएगी, प्लस अगर स्टोर के पास मटेरियल रिटर्न आया है, स्टोर के पास अगर मटेरियल रिटर्न आया है तो वो भी रिसीट वाले कॉलम में ही आएगा, क्योंकि वो हमारे मटेरियल के स्टॉक को इंक्रीज करता है। इशू वाले कॉलम में जो भी मटेरियल आप डिपार्टमेंट्स को भेजेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजेंगे, वो आएगा। प्लस अगर आपने सप्लायर को वापस किया है सामान तो वो भी इशू साइड में आएगा। शॉर्टेज भी इशू में आएगी। कौन सी शॉर्टेज है ये देखना होगा। अगर एबनॉर्मल शॉर्टेज है तो क्वांटिटी, रेट और वैल्यू तीनों में आएगा, और अगर नॉर्मल शॉर्टेज है, नॉर्मल लॉस है, तो सिर्फ क्वांटिटी वाले कॉलम में आएगा। नोट, ट्रांसफर बिटवीन टू जॉब्स या टू डिपार्टमेंट या टू बैच कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। रिटर्न टू सप्लायर इशू साइड में दिखाया जाएगा जिस रेट से ये सप्लायर से रिसीव हुआ हो। मैंने ये भी बताया था, अगर ये पता ना चले किस रेट से रिसीव हुआ है तो कौन सा रेट लेंगे? लेटेस्ट वाला रेट ले लो, जो भी लेटेस्ट आपकी परचेज है उस पे ले लो। ठीक है। रिटर्न टू स्टोर्स, स्टोर को वापस करने पे क्या होगा? जो भी स्टोर के पास वापस आया है वो रिसीट साइड में दिखाया जाएगा। किस रेट से दिखाया जाएगा? जिस रेट से आपने इशू किया था उस डिपार्टमेंट को। और अगर ये ना पता चल पाए कि आपने उस डिपार्टमेंट को किस रेट से इशू किया था, तो जो भी लेटेस्ट इशू रेट है उसको आप कंसीडर कर लेंगे। एबनॉर्मल शॉर्टेज और नॉर्मल शॉर्टेज सिंपल है, एबनॉर्मल शॉर्टेज और नॉर्मल शॉर्टेज दोनों इशू साइड पर आएंगी। नॉर्मल शॉर्टेज सिर्फ क्वांटिटी वाले कॉलम में आएगा, जबकि एबनॉर्मल शॉर्टेज वैल्यू वाले कॉलम में भी आएगा। जिस मेथड से चल रहा है उसी मेथड से आप अप्लाई करेंगे। मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला, जितना भी मटेरियल टोटल इशू हुआ है उसमें से जो रिटर्न हो गया स्टोर को वो माइनस कर दीजिए, एबनॉर्मल जो शॉर्टेज है वो माइनस कर दीजिए, और जो सप्लायर को वापस किया है वो माइनस कर दीजिए। ये हमारा पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन हो गया। देखिए जरा कितने पेजों में, 5th, 4th, 3, पेज नंबर 3 से स्टार्ट है रिवीजन बुक। 3 पेज में पूरा का पूरा मटेरियल चैप्टर आपका रिवाइज, तो रिवाइज करने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अलावा कंसेप्ट का रजिस्टर पढ़िए और उसके बाद में आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिएगा। ये हमारा मटेरियल चैप्टर का काम यहां पर खत्म। आप लोगों से अब मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर में, एक दिन की छुट्टी लेकर, पूरा रिवीजन करके, टेस्ट देकर, तब मिलिएगा। नेक्स्ट चैप्टर होगा हम लोग के पास एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट, दुनिया का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। तो वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर की तरफ बढ़ने से पहले जो सेकंड इजीएस्ट था उसका रिवीजन करके हम लोग मिलेंगे। ओके जी, सभी को टाटा बाय बाय।